तो भाई आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे बीएनएस, दैट इज भारतीय न्याय संहिता। देखिए भाई, बीएनएस स्टार्ट करें उसके पहले कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। जैसे हम बात करने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट के बारे में अब, और आप जो तैयारी कर रहे हैं वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और इसमें जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की नजर से हम इन चीजों को पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, हो सकता है आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत पढ़ा सुना हो। आईपीसी हो सकता है आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो पहले। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईपीसी थॉरोली पढ़ा है, मतलब थोड़ा ठीक ठाक तरीके से पढ़ रखा हो? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं आप में जिन्होंने आईपीसी थोड़ा ठीक ठाक पढ़ रखा हो? जरा एक बार बताइए, आईपीसी ठीक ठाक पढ़ रखा हो? आईपीसी की बात कर रहा हूं, पुराना वाला, नॉट दिस वन। ऑलराइट, काफी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ रखा है ठीक ठाक। हाँ, ठीक ठाक ही, शाहनवाज, ठीक ठाक ही पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, बीएनएस कितने लोगों ने पढ़ा है? थोड़ा मतलब जो, अब अगर आपने आईपीसी पढ़ रखा है तो थोड़ा बहुत चेंजेस हैं वो आप समझ ही रहे होंगे कि किस लेवल के और कितने चेंजेस हैं। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चेंजेस बीएनएस में नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे बीएसए से या बीएनएसएस से, तो काफी कॉन्सेप्चुअल चेंजेस उन दो स्टैट्यूट में तो हैं, बीएनएसएस में सीआरपीसी के कंपैरिजन में, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इंडियन एविडेंस के कंपैरिजन में काफी कॉन्सेप्चुअल चेंजेस हैं। यहां जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस थे उनमें बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं आया है। हाँ, स्ट्रक्चरिंग जरूर भारतीय न्याय संहिता की काफी हद तक चेंज हुई है। तो बीएनएस भी पढ़ा है आप लोगों ने थोड़ा बहुत। देखिए, अब जरा एक बात मुझे ये बताइए कि जब आप अब इन पर्टिकुलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपी एडीपीओ हो या यूपी एपीओ हो, इन एग्जाम्स की जब आप तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, ऑब्जेक्टिव की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हुए आपको दिमाग में रखनी है वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए? पढ़ने से पहले क्या आपके जहन में होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट बात टू स्टडी दिस सब्जेक्ट फॉर एनी ऑफ सच प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, चाहे वो एमपी एडीपीओ हो या यूपी एपीओ हो? जब आप इन एग्जाम्स के पर्पज से बीएनएस को पढ़ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता को अगर आप पढ़ रहे हैं, व्हाट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड? आदित्य कह रहे हैं पर्पज। इज दैट द पर्पज that you need to keep in your mind or anything else? Is that the purpose or anything else? Okay, आप सभी लगभग, प्रांजल भी कह रहे हैं why this act. All right, why this act मतलब आईपीसी बदल के बीएनएस क्यों, या ऑल टुगेदर ये सब्सटैंटिव लॉ जरूरी ही क्यों है क्रिमिनल का? इज दैट ओके? दैट्स करेक्ट। डिफरेंस बिटवीन कल्पेबिलिटी एंड पनिशमेंट, सृष्टि कह रही हैं। दैट्स रियली गुड। संस्कृति ने इसमें सही जवाब दिया है, एग्जाम पैटर्न। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दैट इज ऑल्सो करेक्ट निर्भय, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपीओ फ्रॉम बीएनएस पर्सपेक्टिव। एग्जाम पैटर्न का मतलब वही होगा। आपको सबसे ज्यादा दिमाग में और जहन में जो चीज रखनी है स्टैट्यूट को पढ़ते हुए, वो है एग्जाम पैटर्न। क्योंकि क्या है, क्रिमिनल लॉ थोड़ा सा वैसे ही आप लोगों को सिविल के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, दो आई हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन आप लोगों को क्रिमिनल की तरफ ज्यादा झुकाव है, तो आपको बहुत मजा आएगा इन सबको पढ़ने में।
और बहुत आप एक्सपेक्ट करेंगे मुझसे कि मैं आपको हर चीज जो आपके जहन में आ रही है बताते रहूं, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा पर्पस बहुत क्लियर है इस क्लास को लेके। दिस इज फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एंड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। उस पर्पस से अपन पढ़ने बैठे हैं इस सब्जेक्ट को। एमपी एडीपीओ की अगर अपन बात करें तो स्पेसिफिक वेटेज नहीं है, क्लियर एग्जाम पैटर्न में ये चीज दी नहीं होती, नोटिफिकेशन में बताया नहीं होता कितने क्वेश्चन आएंगे। लास्ट ईयर एमपी एडीपीओ का पेपर देखेंगे तो आईपीसी से 3 सवाल आए थे, लेकिन इस बार वो वेटेज बढ़ने की संभावना है क्योंकि नए लॉज आए हैं, है ना, इन प्लेस ऑफ द ओल्ड, तो थोड़ा बहुत वेटेज बढ़ेगा। एपीओ में क्लियर कट डिवीजन है, अगर आप यूपी एपीओ की बात करें वहां क्लियर कट डिवीजन है। 30 क्वेश्चंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दिस स्टैट्यूट। आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके के सवाल यहां से पूछे जाते हैं, और उसको अगर आपने ध्यान में नहीं रखा तो एग्जाम तो आपका क्रैक कभी होगा नहीं। ये बात मैं आपको काफी टाइम से समझाते आ रहा हूं अलग अलग माध्यम से। और अभी रिसेंट एग्जाम्स में अगर आप अपीयर हुए हो किसी भी स्टेट जुडिशरी के, यूपीओ के, एपीओ के एग्जाम्स तो हुए नहीं है रिसेंट ईयर में, बट सिविल जज के एग्जाम्स हुए हैं, राजस्थान हुआ है, छत्तीसगढ़, ये 2 रिसेंट हैं। इसके पहले भी पिछले 1-1.5 साल के अंदर काफी और भी एग्जाम्स हुए हैं सिविल जज के। और जो मेजर प्रॉब्लम वहां हुई स्टूडेंट्स के साथ वो ये है कि अगर आप पेपर देखें तो बड़े इजी टू मॉडरेट पेपर है, कहीं भी डिफिकल्ट पेपर नहीं है किसी भी स्टेट का। आप डीजेएस भी उठा लीजिए, लास्ट जो हुआ है, आई वुडंट कॉल इट अ डिफिकल्ट पेपर, दैट वाज इजी टू मॉडरेट, ठीक है, लेकिन उसके कट ऑफ हमसे क्लियर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है अतरंगी चीजें पढ़ने की, और जो बेसिक ऑब्वियस चीजें हैं वो हमें याद नहीं है। और उसका कारण ही यही है कि हम उस चीज को उस नजर से पढ़ ही नहीं रहे। इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जहन में रखनी है बिफोर स्टार्टिंग द स्टैट्यूट इज आपका पर्पस। स्टैट्यूट का पर्पस नहीं, आपका इस लॉ को पढ़ने का पर्पस। किस लिए आए हैं आप इस बैच में? आप आए हैं एपीओ एडीपीओ क्रैक करने। इस बात को अपने जहन में बहुत अच्छे से बिठा लीजिएगा, उसके बाद ही इस स्टैट्यूट को पढ़ना स्टार्ट करिएगा। इस चीज को आप अपने जहन में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए। पर्पस ऑफ दिस बैच, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टैट्यूट के पर्पस से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां आपका पर्पस है कि आप यहां क्यों आए हैं, ताकि बहुत से बहुत अगले 1 साल के अंदर आपके पास एक सरकारी नौकरी हो, है ना, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के फॉर्म में। इसलिए आप बैठे हैं इधर। उस पर्पस को अपने जहन में हमेशा रखिए, उसके बाद ही पढ़िएगा। अब देखिए, अगर अपन किसी भी प्री की बात करें, किसी भी तरीके के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पैटर्न लगभग काफी हद तक सेम होते हैं। इनमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा एक अगर अपन वेटेज की नजर से भी देखने की कोशिश करें कि किस तरीके, मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अभी टॉपिक्स तो अपन देखेंगे एक एक करके कि कहां क्या रेलेवेंट है। मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले देखिए, मोस्टली आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको इनमें नहीं मिलेंगे, ठीक। तो सबसे पहली चीज जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आती है वो आती है सेक्शन बेस्ड, सेक्शन एंड चैप्टर बेस्ड। अब चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो गए थोड़े से। क्यों हो गए? क्योंकि स्ट्रक्चरिंग चेंज हुई है। अगर आपने इस स्टैट्यूट के बिल्स जब पास हो रहे थे पार्लियामेंट में, उस समय अगर बातें सुनी हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, जैसे गृह मंत्री जी ने स्टैट्यूट को, बिल को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बाद ये स्टैट्यूट बना, तो उनका कहना बहुत साफ था कि नाम भी आप इसका अगर देखिए तो भारतीय न्याय संहिता किया गया है, पिनल कोड की जगह, इंडियन पिनल कोड की जगह, दंड संहिता की जगह इसे न्याय संहिता करा गया है कि हमें न्याय करना है, दंड देना पर्पस नहीं है। पिछले वाले नाम से क्या रिफ्लेक्ट होता था कि आप पनिश करने बैठे हैं लोगों को। अब क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है इस नाम से? आप न्याय करने, न्याय के लिए जो जरूरी है, अगर उसके लिए पनिशमेंट देना जरूरी है, पनिशमेंट दिया जाएगा, लेकिन होना क्या है? न्याय होना है स्टैट्यूट के थ्रू। दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस। और इसमें काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस उन्होंने किए। उस स्पीच को अगर आपने सुना हो तो आपको याद होगा, उन्होंने कहा नागरिक पहले आएंगे, इसीलिए सीआरपीसी का नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रखा गया है।
कि लोगों को सबसे ऊपर रखना है हमें देश के, बाकी सब बाद में आएगा। इसीलिए बीएनएस में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आप देखेंगे तो यहां पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ये सारी कैटेगरीज थी। इनमें जो पहले चैप्टर आते थे वो आते थे ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। पनिशमेंट के बाद जो ऑफेंसेस एक्चुअली स्टार्ट होते थे उसमें आता था ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पहले। और गृह मंत्री जी का इस पे कहना था कि राज्य के खिलाफ जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है लोगों के खिलाफ जो हो रहा है वो आने चाहिए। और उसमें भी कौन सा, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में एक और कैटेगरी क्रिएट कर दी गई, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हैं उनको एक सेपरेट कैटेगरी में बांट दिया गया है और उसको पहले रखा गया है। इसीलिए जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो। इसीलिए सेक्शन नंबर के साथ अब ये जरूरी होगा कि थोड़े आपको चैप्टर्स जो न्यूली एडेड हैं एटलीस्ट वो चैप्टर्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन से चैप्टर में क्या है। ये पहला और बहुत ऑब्वियस पैटर्न है डायरेक्ट क्वेश्चन का, एक एस्पेक्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन का जहां सेक्शन और चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना इधर पे जो रहती है आपकी वो है इलस्ट्रेशन बेस्ड। क्योंकि इलस्ट्रेशन बेस्ड में क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट्स चेक हो जाते हैं कि आपको पर्टिकुलर ऑफेंस समझ में आ रहा है कि नहीं, अबेटमेंट होता कब है ये आपके समझ में आ रहा कि नहीं, है ना, कौन सा ऑफेंस एक पर्टिकुलर केस में एक फैक्चुअल मैट्रिक्स दी रहती है ए ने बी के साथ ये कि अब बताइए कौन सा ऑफेंस। तो जितने इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, थेफ्ट के इलस्ट्रेशन आपको मिल सकते हैं, रॉबरी के इलस्ट्रेशन आपको मिल सकते हैं, और भी प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस, तमाम तरीके के इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिल सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि हम इधर आए हैं इस एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ने, तो ये वाली चीज तो डायरेक्ट याद करने वाली है। यहां पे भी ये इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं, थोड़ा वो क्रोनोलॉजी का लॉजिक अगर आप समझेंगे तो याद रखना इजी होगा। चैप्टर की हिरार्की भी, सेक्शन वाइज जो डिवीजन है वो याद रखना भी इजी होगा अगर थोड़ा आपने उस चीज को समझ लिया, है ना। थोड़ा कोई चीज समझ में आती है तो याद ज्यादा लंबे समय तक रहती है, तो इसके लिए भी समझना भी जरूरी है और इसके लिए तो सबसे ज्यादा समझना ही जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि कब थेफ्ट हो रहा है, कब रॉबरी हो रहा है, कब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर पैटर्न में शायद याद करके आप बेरेक्ट के इलस्ट्रेशंस ले जाएं, लेकिन जहां बेरेक्ट से थोड़ा वेरिएशन हुआ इलस्ट्रेशन में वहां आपका दिमाग घूम जाएगा अगर आपने समझा नहीं है कॉन्सेप्ट को इन दैट केस। तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन या इस तरीके के क्वेश्चन सही करने के लिए जरूरी होगा कि आप एसेंशियल एलिमेंट्स समझें। बेरेक्ट बेस्ड जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको आपको समझना जरूरी है कि पर्टिकुलर स्टैट्यूट या पर्टिकुलर सेक्शन अप्लाई होने के लिए कौन कौन से एसेंशियल्स हैं उनको बहुत क्लियर समझना होगा अगर आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस प्रॉपरली करने हैं इन दैट केस। तो एक ये तरीका है यहां सवाल पूछे जाने का, एक तो डायरेक्ट है, दूसरा है इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेंगे इन कंपैरिजन टू एनी अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसके बाद थोड़े बहुत बेरेक्ट बेस्ड ही लेकिन थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट चीजें सेक्शन नंबर नहीं पूछे जाएंगे, इलस्ट्रेशंस वगैरह नहीं, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट, थोड़ी इंट्रिकेसीज पूछ ली जाए, एसेंशियल्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए क्या जरूरी है, इससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कई जगह बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अच्छा, इसी डायरेक्ट क्वेश्चन, एक तो सेक्शन और चैप्टर वाइज डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा एक तरीका और यहां से होता है थोड़े डायरेक्ट तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने का। इसमें पनिशमेंट का वेटेज कंपैरेटिवली कम होता है। पनिशमेंट की बजाय यहां पे डेज की अगर कोई लिमिट है ना, ड्यूरेशन, बेसिकली इसको मैं लिख देता हूं, कोई भी ड्यूरेशन दी हुई है वो आपसे पूछी जा सकती है। 6 महीना, 3 महीना, 5 महीना, इस तरीके की चीजें, जैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में पूछा जाता है मैक्सिमम कितने दिन का आप दे सकते हैं। इस तरीके के जो डायरेक्ट डिटेल है लेकिन वो सेक्शन नंबर या चैप्टर नंबर नहीं है, इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे।
इसके अलावा एक कैटेगरी जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब डायरेक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट ही, लेकिन आपने उस चीज को समझा है या नहीं। जैसे कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उससे रिलेटेड, जिसमें कोई नंबर नहीं होगा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू आपसे नहीं पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, ना तो वो ड्यूरेशन पूछ रहे हैं। एक तो कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन ये होता है कि कितने लोग रिक्वायर्ड है, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कितने लोग रिक्वायर्ड हैं, कॉमन इंटेंशन के लिए कितने लोग रिक्वायर्ड हैं। ये डायरेक्ट तरीके का क्वेश्चन हो गया जिसमें ड्यूरेशन या फिर इसको मैं लिख देता हूं दूसरा कोई न्यूमेरिक वैल्यू आपसे पूछ ली गई है कि भैया 2 लोग चाहिए कि 5 चाहिए, ये पूछ लिया गया, ये डायरेक्ट का कैटेगरी है। लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट आएगा वो अलग है फिर, कि जैसे कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो इनमें से कौन सा रूल ऑफ एविडेंस है, कौन सा एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है। कॉमन ऑब्जेक्ट में एक अलग से सब्सटेंटिव ऑफेंस होता है या कॉमन इंटेंशन में होता है, इन दोनों में से कौन सा रूल ऑफ एविडेंस है। इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे यहां, इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट कंपैरेटिवली नंबर इनका थोड़ा सा कम होता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम उन्हें पढ़ेंगे नहीं, आपको उसे पढ़ना नहीं है, बिल्कुल समझते चलना है कॉन्सेप्ट, एक एक चीज समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, लेकिन वहां कहां हमें खुद को लिमिट करना है ये समझना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज इसमें बड़ा मजा आता है, 2 तरीके के ये जो मैंने आपको लिखे, इन 2 चीजों को पढ़ने में मजा तो आपको आएगा, ये तो मैं गारंटी कर रहा हूं कि इस सब्जेक्ट को जब आप यहां पढ़ेंगे तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने में मजा आपको बहुत आएगा। लेकिन बेटा बस उस समय ये ध्यान रखना कि पढ़ाई मजे के लिए सिर्फ नहीं कर रहे हैं अपन, एग्जाम क्रैक करना है, साल भर के अंदर सरकारी नौकरी चाहिए। अदरवाइज तो फिर आप आइए 2-3 साल के लिए मेरे पास, आप में से मेजॉरिटी अभी एलिजिबल नहीं है जुडिशरी देने के लिए, और अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया है कि पहले थोड़ा परिपक्व बन के आइए, प्रैक्टिस करके आइए, मैं कहता हूं पढ़ के भी आइए, उसमें आइए आप मेरे साथ, जो दिल में आएगा आपके सब डिस्कस किया जाएगा, और करते हैं अपन। जो जुडिशरी के बैचेस होते हैं उसमें हर चीज डिस्कस करी जाती है, जिस लेवल तक आप जाना चाहेंगे मैं आपको वहां ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि सफिशिएंट समय है, रिक्वायरमेंट अलग है एग्जामिनेशन की, लेकिन अभी हम जिस पर्पस के लिए बैठे हैं दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड, ठीक। लेकिन ये भी मतलब नहीं है कि पढ़ना नहीं है, बैलेंस लेके चलेंगे हम, कॉन्सेप्ट भी समझना है और खुद को कहां लिमिट करना है इसको भी समझना है। इसके बाद एक और चीज आती है यहां, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, वो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, वो है केस लॉज। केस लॉज आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इनका नंबर काफी लिमिटेड होता है। जैसे आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे वहां कंपैरेटिवली नंबर थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि वहां कॉन्सेप्ट्स डेराइव हुए हैं केस लॉज के थ्रू ही, केसेस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेनेशन हुआ है, इंटरप्रिटेशंस इंपॉर्टेंट है वहां। लेकिन बीएनएस और बीएनएसएस ये जो 2 सब्जेक्ट हैं न्यू क्रिमिनल लॉज में, चाहे आप सीआरपीसी देखिए पुराना वाला या आप आईपीसी देखिए, इनमें बहुत ज्यादा रेलेवेंस केसेस का प्री पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल नहीं है। मेंस में भी आपके पास समय काफी कम होता है, जहां आप लिखते हैं वहां भी समय कम होता है, इसलिए आप बहुत अतरंगी लिख नहीं पाते। बहुत लैंडमार्क जो एकदम क्लियर कट केसेस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे बीएनएस में, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जहां केस लॉस थोड़े कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट, इसके केसेस इंपॉर्टेंट होंगे। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे मेंस रिया, वहां केसेस इंपॉर्टेंट हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं केस लॉज के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह थेफ्ट पढ़ने बैठे तो केस पढ़ने बैठ गए, ये अप्रोच बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि आप ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं इसको खुद क्रॉस चेक कर लेना जाके, मेरे भरोसे मत बैठना कि मैं सही बता रहा हूं आपको, इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना। क्या करेंगे उसके लिए, जाके प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, नॉट जस्ट एपीओ एग्जाम्स, जुडिशरी के भी उठा लीजिए। मैंने आपको पहले अभी कुछ यूट्यूब सेशंस लिए थे मैंने दोनों के लिए, एमपी एडीपी यूपी एपीओ, मैंने उसमें आपको बताया कौन कौन से पेपर आपको एनालाइज करने। सिविल जज के पेपर भी उठाइए जिनमें आईपीसी आया है, वहां से क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, किस तरीके के सवाल प्री में ज्यादा पूछे जाते हैं, और उस हिसाब से अपना टाइम और एफर्ट आपको डिवाइड करना है पढ़ने के लिए। तो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते जरूर हैं, मिलेंगे आपको क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली नंबर कम होगा। स्पेसिफिक
टॉपिक हैं जहां केस लॉज का रिलेवेंस ज्यादा है, क्योंकि जहां कुछ डेराइव हुआ है, मेंस में भी आपसे वही एक्सपेक्टेड होता है केस लॉ कोट करना ज्यादा, जहां या तो कोई इंटरप्रिटेशन दिया गया है जो सिर्फ स्टैट्यूट से क्लियर नहीं हो रहा था, सिर्फ बेरेट में जो सेक्शन दिया था उससे इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं हो रहा था, जब उसकी एप्लीकेबिलिटी प्रैक्टिकल चीजों पे आई तो वो बहुत फ्रूटफुल नहीं था, उसके लिए एक्सप्लेनेशन या कोई किसी इंटरप्रिटेशन की जरूरत थी, वहां अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट को दिया है उसके रिगार्डिंग, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां ऑब्वियस सी बात है वही चीज जो सेक्शन में लिखी है वही केस में भी बोली गई, तो वो केस कभी इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी पर्पस के लिए बहुत ज्यादा, है ना। ये बात आपको जहन में उसके लिए भी रखनी पड़ेगी। सोनल शरण जी पूछ रहे हैं, सर शुड वी प्रिपेयर फॉर मेंस एज वेल? बिल्कुल आप करिए मेंस के लिए तैयारी। मेंस में बेटा डिफरेंस ये हो जाता है बस कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। इतना परिपक्व यहां से आपको बना के भेजा जाएगा कि जब कोई भी टॉपिक आप इन सब्जेक्ट्स का, जो सब्जेक्ट्स प्री में हैं आपके, अगर आप यूपीपीओ टारगेट कर रहे हैं तो जितने 5 सब्जेक्ट हैं इनको इतना आपको पढ़ाया जाएगा कि उसके बाद कोई भी कॉन्सेप्ट, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट आता नहीं, बिल्कुल आएगा। वहां डिफरेंस क्या आएगा? प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस कितनी है, कितना आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि एक लिमिटेड समय में आप कितना लिख पा रहे हैं, ये टेस्ट होगा वहां आपका फिर, ठीक है। तो देखिए ये बात समझिएगा कि केस लॉज किसी भी स्टेज के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए वही इंपॉर्टेंट होते हैं जहां कुछ अलग बातें बताई गई हों। वो जो हमारी आदत है ना मेंस में भी जबरदस्ती 5 केस चिपकाने के लिए, सेम बात जो करी गई है जो बेरेट में वो भी हम चिपका देते हैं, वो एग्जामिनर को भी समझ में आता है ना। वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है जो आपकी कॉपी इवैल्यूएट कर रहे हैं, इसीलिए ये वहां भी बहुत करने की जरूरत नहीं होती और इसका कोई सेंस नहीं होता या इसका कोई एडवांटेज नहीं होता। केस लॉस का पर्पस समझिए क्यों है। अच्छा, इलस्ट्रेशन क्यों दिए होते हैं बेरेट में? क्योंकि लैंग्वेज से सिर्फ सेक्शन की चीजें क्लियर नहीं होती, इसलिए इलस्ट्रेशन से उन्हें सपोर्ट कर दिया जाता है कि आप जो बात कन्वे करना चाह रहे हैं, जो इंटेंशन है लेजिस्लेचर का उस प्रोविजन को बनाने का, वो बेहतर क्लैरिफाई होता है इलस्ट्रेशन से, इसलिए इलस्ट्रेशन दिए रहते हैं और ओरिजिनल स्टैट्यूट में भी। और केस लॉज में जो कोर्ट का काम है, वो क्या काम होता है? केस लॉज या जजमेंट कहां इंपॉर्टेंट होते हैं? वो वहां इंपॉर्टेंट है भाई जहां कुछ नई बात बताई गई हो, कोई इंटरप्रिटेशन ड्रॉ किया गया हो, वो ज्यादा रेलेवेंस है। वो आगे प्रेसिडेंट में भी, भाई कोर्ट में जब आप केस लड़ने जाते हैं या केसेस जो होते हैं, वहां भी कौन से प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट होते हैं? जहां कुछ बात बताई गई हो, कोई एक्सप्लेनेशन, कुछ नया इंटरप्रिटेशन, कुछ बताया गया, है ना। तो वो सारी चीजें थोड़ी सी आपको समझनी होती हैं, इसलिए ये जरूर ध्यान रखिएगा कि केस लॉज कहां इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो ये मोटा मोटा एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन रहेगा इस सब्जेक्ट से। नॉर्मली किसी भी सब्जेक्ट को आप देखेंगे तो लगभग इसी तरीके का डिवीजन होता है एमसीक्यूज का, इस तरीके के सवाल ही मेजरली पूछे जाते हैं। लेकिन बीएनएस की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो दिस इज व्हाट द एग्जाम एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, किस नजर से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, सो दिस इज व्हाट द एग्जाम एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। आई होप दैट इज क्लियर कि किस तरीके से हमें चीजें देखनी है इस पर्टिकुलर स्टैट्यूट में। और ये जो इलस्ट्रेशन बेस्ड वाली जो मैं बात कह रहा हूं ना, जो इलस्ट्रेशन फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, आप यकीन मानिए अगर आपने ये सारी क्लासेस जितनी सब्जेक्ट की मैं आपको आपके साथ करूंगा, अगर आपने बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत से, चुपचाप बस मेरी बात सुन ली ना पूरी, मैं गारंटी दे रहा हूं कोई इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे वो बेरेट बेस्ड इलस्ट्रेशन हो या बाहर से हो जाए, उसमें मॉडिफिकेशंस के साथ भी आ जाए। आई कैन अश्योर यू 90% आपके सवाल सही हो जाएंगे अगर आपने सिर्फ यहां ध्यान से सुन ली बातें मेरी। 90% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे इलस्ट्रेशन बेस्ड, क्योंकि वहां सिर्फ कॉन्सेप्ट काम आता है कि आपने उस चीज के एसेंशियल समझ ली। तो फिर जरूरी नहीं कि बेरेट वाला ही सेम इलस्ट्रेशन आया, मैं कह रहा हूं कुछ बदल के भी आएगा तो आपको समझ में आएगा, या आप उस पोजीशन में रहेंगे कि आप उसे करेक्ट कर पाए, ठीक है। तो चलिए, ये मेरे ख्याल आपको क्लियर है। एक बार जरा लिख के बता दें भाई अगर समझ आ गया हो तो, एक बार चैट बॉक्स में जरा कंफर्मेशन दे दें अगर आपको ये बात समझ आई हो तो। प्रांजल पूछ रहे हैं अगर एमपी एडीपीओ के बैच में एनरोल्ड हैं तो वहां बेटा सब्जेक्ट अलग होगा, एक रेगुलेशन दैट इज डिफरेंट। यूपी में पुलिस रेगुलेशन डिफरेंट होगा, तो उसके लिए आप जो ऑफिस के नंबर है उन पे कॉल कर लीजिए, दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू टेल यू दिस।
ऑल राइट, चलिए क्लियर है। अब आ जाते हैं अपन जरा अपने सब्जेक्ट पे। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं बीएनएस में, दो चीजें मैं कोशिश करूंगा आज की क्लास में कवर करने की। एक है आपका एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और दूसरा होगा स्टेजेस ऑफ क्राइम। ये दो चीजें मैं कोशिश करूंगा आज करने की, आज और कल दोनों। देखते हैं आज कितना अपन जा पाते हैं वहां तक और कल का कितना समय इसमें जाता है। बट ये दो चीजें पहले पढ़नी है बिफोर स्टार्टिंग विद द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट से शुरू करने के पहले ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे। वन इज एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एंड द अदर इज स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब यहां से अगर मैं एलिमेंट्स और स्टेजेस की बात करूं, क्योंकि मैंने आपसे इसीलिए पहली चीज कही कि क्यों बैठे हैं इधर, ये ध्यान हमेशा रखना। मैं भी कभी भटक जाऊं तो मुझे याद दिला देना कि सर प्लीज, बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी चाहिए अभी, एज सून एज पॉसिबल। इसलिए आपके पास भले बहुत ठीक ठाक ज्ञान आपने अर्जित कर लिया हो इस सब्जेक्ट का, हमें फोकट का ज्ञान मत दीजिए। लेकिन क्योंकि अभी हमारी प्राथमिकता क्या है, एक सरकारी नौकरी। उसके बाद फिर अगर एपीओ वेपीओ बन गए तो फिर जुडिशरी की तैयारी करेंगे ना 3 साल, तब दे देना सारा ज्ञान, तब बहुत पढ़ लेंगे अपन अलग तरीके से। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो जरूरी क्या होता है इधर, सबसे इंपॉर्टेंट मेंस रिया। मेंस रिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में। मेंस रिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मेंस रिया से रिलेटेड आपको थोड़े से डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं कि इंटेंशन क्या होता है या क्या इनमें से एसेंशियल है, मोटिव एसेंशियल है या नहीं, इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से आएंगे कि वेदर मोटिव इज एन एलिमेंट ऑफ क्राइम और नॉट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्राइम। और उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, इंटेंशन, नेग्लिजेंस, मोटिव, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दिए रहे। इस तरीके के सीधे सवाल आपसे मेंस रिया से पूछे जाएंगे। उस पर्सपेक्टिव के लिए ये पढ़ना जरूरी है। दूसरा पर्सपेक्टिव, यहां से केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये बिल्कुल समझ लीजिए। केसेस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इंपॉर्टेंट है केसेस। तो जो बहुत मोटे मोटे मेजर केसेस हैं उनकी अपन बात यहां करेंगे, ठीक। तो वो इंपॉर्टेंट आपके लिए यहां होंगे। इसके अलावा इस टॉपिक को पढ़ने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये नहीं है कि यहां से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, इसके अलावा इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने का उद्देश्य एक ये भी है कि आगे जब आप ऑफेंसेस पढ़ेंगे, स्टैट्यूट ओपन करके, बेरेक्ट ओपन करके जब आप ऑफेंसेस पे बढ़ेंगे आगे, तो वहां, क्योंकि एलिमेंट ऑफ क्राइम मतलब एक पर्टिकुलर क्राइम में ऑफेंस किन किन चीजों को मिला के बनता है, ये हमें यहां देखना है। आगे जब अपन ऑफेंस के डेफिनेशंस पे जाएंगे अलग अलग तरीके की, तो वहां यही एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। और वहां जो, जब मैंने आपको कहा ना, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन तभी बनेंगे जब उस एसेंशियल्स को आपने ढंग से समझ लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, तभी आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल सही कर पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि यहां आप इन एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से समझ लें। अगर आगे आप चाहते हैं कि ऑफेंसेस की डेफिनेशन या उनके एसेंशियल्स पे बेटर क्लैरिटी हो, तो यहां आपको इन एलिमेंट्स को बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना पड़ेगा। यहां अगर आपको डिफरेंस समझ में नहीं आया मोटिव, इंटेंशन, नॉलेज के बीच का, तो आगे ऑफेंसेस पढ़ने में आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे या हमेशा आपको समस्या आएगी। आप कल्पेबल, होमिसाइड, मर्डर का डिफरेंस अगर समझने की कोशिश करेंगे और अगर आपको इंटेंशन, नॉलेज का डिफरेंस नहीं पता है, तो मुश्किल होगी आपके लिए आगे। इसलिए भी ये टॉपिक पढ़ना यहां जरूरी है। ऐसे ही अगर स्टेजेस ऑफ क्राइम की मैं बात करूं, स्टेजेस ऑफ क्राइम से केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनते जनरली, डायरेक्ट क्वेश्चन कम बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पनिशेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ क्राइम इज पनिशेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशेबल, इस तरीके के सवाल बनते हैं। स्टेजेस ऑफ क्राइम यहां डिस्कस करने का जो उद्देश्य मेरा होगा, वो आपको एक टॉपिक अच्छे से समझाना है, वो है अटेम्प्ट। कब एक ऑफेंस का अटेम्प्ट होता है, क्योंकि अटेम्प्ट से पनिशेबल हो जाता है, अटेम्प्ट भी पनिशेबल होता है, प्रिपरेशन तक पनिशेबल नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट से चीजें
पनिशेबल हो, भले ही फाइनल कमीशन आपके ऑफेंस का ना हो पाए, लेकिन अगर अटेम्प्ट आपका हो गया तो पनिशमेंट है। इससे आते हैं बेटा इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। अटेम्प्ट से जो सवाल आएंगे वो इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल आते हैं आपके, वो जो फैक्चुअल मैट्रिक्स दी होती हैं वो यहां आती हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। तो इस नजर से इन दो टॉपिक्स को बेसिकली हम देखेंगे। पर्पस आप समझ गए इन टॉपिक को पढ़ने का, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पढ़ने का पर्पस सिर्फ इतना नहीं है कि इस टॉपिक से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, सीधे जो सवाल एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाएंगे बस वो बन जाए, दैट इज नॉट द पर्पस। इसको कॉन्सेप्चुअली समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे काम आएगा। और इधर से तो डायरेक्ट इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। क्या आपने कभी कोएट और इनकोएट ऑफेंसेस के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, कोएट ऑफेंसेस और इनकोएट ऑफेंसेस? क्या आप में से किसी ने कभी सुना है इसके बारे में? कोएट और इनकोएट क्या होता है बता पाएंगे थोड़ा कमेंट में एक बार? कोएट क्या होते हैं और इनकोएट? कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, दैट्स करेक्ट प्रणाली, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। इनकोएट ऑफेंसेस वो होते हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाए, जो फाइनली पूरे कमीशन हो नहीं पाया लेकिन फिर भी पनिश कर रहे हैं आप, अभी उसका कंप्लीशन हो नहीं पाया तो भी आप पनिश कर रहे हैं। इसमें अटेम्प्ट भी आता है। और कौन से इनकोएट ऑफेंसेस हैं जहां एक्चुअल कमीशन नहीं हुआ तो भी आप गिल्टी हैं? एक आध दो एग्जांपल तो बता दो। और अटेम्प्ट के अलावा इनकोएट के एग्जांपल बता दीजिए। और अटेम्प्ट के अलावा अबेटमेंट, दैट्स करेक्ट साक्षी, अबेटमेंट, यस दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। अरे प्रिपरेशन कैसे बेटा? प्रिपरेशन पनिशेबल थोड़ी है। दैट्स करेक्ट, अबेटमेंट इज करेक्ट, अबेटमेंट इज करेक्ट, यस। कॉन्स्पिरेसी, yes, that's correct Nandini, criminal conspiracy, yes, yes, that is also a kind of inchoate offense। चलिए बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, वेजिंग वॉर में भी ये सब होता है कि अबेटमेंट, अटेम्प्ट सब है। मेरा स्पेसिफिक ऑफेंस की बजाय ये सवाल का फोकस ज्यादा था। अटेम्प्ट के अलावा अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी ये सब भी आता है। चलिए अब जरा अपन बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की। पहले पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, उसके बाद बात अपन करेंगे किस चीज की? स्टेजेस ऑफ क्राइम की। अब ये पढ़ने के पहले भारतीय न्याय संहिता जब अपन शुरू कर रहे हैं, जिसने रिप्लेस किया है इंडियन पिनल कोड को, ये है क्या? एक सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है। क्या है भारतीय न्याय संहिता? एक सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है ये, ठीक। सब्सटैंटिव लॉज कौन से होते हैं? जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस या राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन करते हैं, राइट्स और ड्यूटीज को बताते हैं, वो सब्सटैंटिव लॉज होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी प्रोसीजरल लॉज वो होते हैं जो प्रोसीजर को बताते हैं। जैसे बीएनएसएस इज अ प्रोसीजरल लॉ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज ऑल्सो प्रोसीजरल लॉ, एडजेक्टिव लॉज भी उन्हें कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव भी कहते हैं और प्रोसीजरल भी कहते हैं, क्योंकि वो प्रक्रिया बताते हैं। एक ऑफेंस कमिट हो गया, अब उसके आगे क्या होगा ये बताएगा आपका बीएनएसएस या भारतीय साक्ष्य अधिनियम। की ट्रायल के दौरान या इंक्वायरी के दौरान कौन सी चीजें एविडेंस में ली जाएंगी, कौन सी चीजें एविडेंस में नहीं ली जाएंगी, ये सब बताया जाता है। इसलिए वो प्रक्रिया का पार्ट है, प्रोसीजर का पार्ट है, इसलिए दे आर प्रोसीजरल लॉज। सब्सटैंटिव लॉज क्या है? ऑन द कॉन्ट्ररी, सब्सटैंटिव लॉज राइट्स एंड ड्यूटीज बताते हैं, ऑब्लिगेशंस बताते हैं। अब देखिए भारतीय न्याय संहिता सब्सटैंटिव लॉ है या आईपीसी सब्सटैंटिव लॉ था, और इसका जब मैं आपसे मतलब कह रहा हूं कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, तो क्या है बेसिकली? कैसे, इसको भी एक बार जरा ब्रीफ में समझ लीजिए कि कैसे ये स्टैट्यूट आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बताते हैं, या कैसे इनका सब्सटैंटिव लॉ का फोकस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। क्योंकि आप कहेंगे सर भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी तो ऑफेंसेस बताता था कि कौन सा ऑफेंस कब कमिट होगा, क्या एसेंशियल है ऑफेंस के, और ऑफेंस के बदले में कौन सा या क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, ये बताता है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कैसे हो गए?
तो बेटा ऑफेंस डिफाइन करना और उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करना ही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का रिकॉग्निशन है एक तरीके से। क्यों है? क्योंकि जितने भी ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी हैं, एक ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस करे जा रहे हैं, उनको जब डिफाइन किया गया है कि भाई ये पर्टिकुलर हरकत आपने अगर किसी ह्यूमन बॉडी के साथ करी तो वो ये पर्टिकुलर ऑफेंस होगा। ये ऑफेंस डिफाइन करके आप कर क्या रहे हैं? उस व्यक्ति का राइट ही तो बता रहे हैं, राइट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आपकी बॉडी आपका अधिकार है, कोई इसके साथ इंटरवेंशन नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। आपको कोई एक लपड़ा मार देता है तो क्या करता है? वो आपके बॉडी के अधिकार को हैम्पर करता है। बॉडीली फ्रीडम या जो बॉडी का अधिकार है आपका, उसके साथ ही तो हैम्परिंग हो रही है या इंटरवेंशन हो रहा है। आपको एक व्यक्ति ने अगर एक कमरे में बंद कर दिया तो क्या किया? आपके अधिकार का हनन नहीं कर रहा है, वो आपके राइट का वायलेशन कर रहा है, क्योंकि आपके पास बॉडीली फ्रीडम का अधिकार है, आपके पास मूव करने का अधिकार है। अगर आपको किसी व्यक्ति ने कमरे में बंद कर दिया तो उस अधिकार का ही तो वायलेशन किया। इसी बात का तो रिकॉग्निशन है स्टैट्यूट में। स्टैट्यूट यही तो बता रहा है कि अगर ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी हमने बनाए हैं, जिसमें हमने किडनैपिंग, एब्डक्शन, मर्डर, ग्रीवियस हर्ट ये सब बनाया है, तो इससे क्या होता है? आपका जो बॉडी का अधिकार है, आपकी बॉडी पे आपका अधिकार है, किसी और का नहीं है। इस बात का रिकॉग्निशन ही तो है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपकी बॉडी के साथ उन तरीकों से इंटरफेयर करेगा तो वो एक ऑफेंस कहलाएगा। ये आपके राइट का रिकॉग्निशन है और उसके बदले में क्या लायबिलिटी होगी? वो पनिशमेंट है। कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको थप्पड़ मारा है तो बदले में उसकी क्या लायबिलिटी होगी? वो पनिशमेंट यहां देखने को मिलेगा। किसी व्यक्ति ने आपका हाथ काट दिया है, उसके बदले में उस व्यक्ति की क्या लायबिलिटी होगी? वो आपको यहां देखने को मिलेगा। इसीलिए ये सब्सटैंटिव लॉ है और राइट्स एंड लायबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस की बात करता है। जहां ये स्टैट्यूट एक ऑफेंस डिफाइन करता है अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी या प्रॉपर्टी, वहां ये दूसरे लोगों पे ऑब्लिगेशन डालता है, लायबिलिटी डालता है कि आपको किसी और की बॉडी के साथ या किसी और की प्रॉपर्टी के साथ इंटरवीन करने का अधिकार नहीं है, इंटरफेयर करने का अधिकार आपके पास नहीं है, या आपकी लायबिलिटी है। आप किसी दूसरे की बॉडीली राइट को वॉयलेट नहीं करेंगे, ये ऑब्लिगेशन डाल रहा है। इसीलिए राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की ही बात करते हैं सब्सटैंटिव लॉ। आई होप यू गेटिंग कि किस सेंस में ये राइट्स एंड लायबिलिटीज आती हैं। जैसे मैंने आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, ऐसे ही प्रॉपर्टी है। भाई आपके पास जो भी, आपकी गाड़ी आपकी प्रॉपर्टी है, कोई और उसमें आग लगा देगा तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। आपकी प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार है। प्रॉपर्टी का अधिकार, बॉडी का अधिकार, रेपुटेशन का अधिकार, यहीं से इंजरी आती है। इन सब चीजों में से किसी भी तरीके का लॉस अगर आपको कोई पहुंचा रहा है तो वो इंजरी है, उसी को इंजरी कहते हैं यहाँ। और वो एलिमेंट का पार्ट आए होगा क्राइम के, है ना, एलिमेंट का पार्ट होगा वो। तो इस तरीके से ही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में ये स्टैट्यूट बात करता है। जब भी एक ऑफेंस डिफाइन किया जाता है तो ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि आपके पास ये अधिकार है, नोबडी हैज अ राइट टू और नोबडी कैन डेयर टू वॉयलेट इट, और अगर कोई वॉयलेट करता है तो बदले में उसको पनिश किया जाएगा। इस तरीके से राइट्स एंड लायबिलिटीज की बात सब्सटैंटिव लॉज करते हैं और बीएनएस इज पार्ट ऑफ, बीएनएस इज पार्ट ऑफ दैट, है ना। तो सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ से मतलब, तो क्रिमिनल लॉज वो होते हैं जो पब्लिक रॉन्ग्स में डील करते हैं। सिविल लॉज प्राइवेट रॉन्ग्स में डील करते हैं और क्रिमिनल लॉज पब्लिक रॉन्ग में डील करते हैं। पब्लिक रॉन्ग मतलब जो सोसाइटी एट लार्ज को इंपैक्ट करे या अफेक्ट करे। सिविल में प्राइवेट रॉन्ग आते हैं जो इंडिविजुअल तक ही सीमित हैं। इनका इंपैक्ट पब्लिक पे कैसे होता है? विक्टिम तो इमीडिएट विक्टिम तो हो सकता है कोई एक व्यक्ति हो, लेकिन इनका जो ग्रेविटी होती है, इंटेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। इसकी वजह से पूरे समाज में एक भय पैदा होता है ना, डर का माहौल है। डर का माहौल किस वजह से होता है? ऑफेंस की वजह से। किसी सिविल रॉन्ग की वजह से डर का माहौल नहीं होता, डर का माहौल होता है ऑफेंस कमिट होने की वजह से। पूरे समाज में या सोसाइटी एट लार्ज के जहन में फियर पैदा होता है, इसीलिए इनको पब्लिक रॉन्ग्स कहते हैं और इनको डील करने के लिए क्रिमिनल लॉज होते हैं। ठीक, अब बिफोर वी बिगिन विद एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, एक चीज और आपको समझनी चाहिए यहां पे कि आप कई बार ये चीज भी देखते होंगे, कई जगह पे अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज होती है। कई जगह ये क्राइम वर्ड यूज होता है और कई जगह एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है ऑफेंस। इसको भी आपको समझना चाहिए आगे की चीजें थोड़ी समझने के लिए। आगे की चीजों से मेरा मतलब इंजरी विंजरी जब आप समझेंगे ना तो आपको समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी।
जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जब अपन समझेंगे ना, तो भी आपको ये कॉन्सेप्ट याद आएगा दोबारा, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि क्राइम और ऑफेंस ये दोनों भी अलग बातें हैं। मैंने यहाँ पे लिखा था एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, अगर मैं इसको एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस कर दूं तो कुछ गड़बड़ है क्या? क्या इन दोनों में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या? इन दोनों टर्मिनोलॉजीज के बीच क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या, या दोनों सेम है? क्या आपको लगता है? क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा समझना और जानना चाह रहा हूं आपसे चीजें। है डिफरेंस? क्या डिफरेंस है, जरा उसको समझ लेते हैं। डिफरेंस तो है, दोनों में डिफरेंस है। क्राइम और ऑफेंस है दोनों सोसाइटी के ही अगेंस्ट, पब्लिक रॉन्ग में डील कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? अनुज कहता सर क्राइम डील्स विद जनरली रॉन्ग बिहेवियर, ऑफेंस डील्स विद स्पेसिफिक क्राइम। ऑफेंस डील विद स्पेसिफिक क्राइम, ऑलराइट। देखिए भाई, इसके लिए ना ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, ऑफेंस की डेफिनेशन दी हुई है। पहले भी आईपीसी और सीआरपीसी दोनों ऑफेंस को डिफाइन करते थे, और आज भी पीएनएस और बीएनएसएस दोनों ऑफेंस को डिफाइन करते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है इनकी डेफिनेशन में थोड़ा सा, वो अपन देखेंगे क्या डिफरेंस है। देखिए, ऑफेंस कोई भी एक्ट तब बनता है, ऑफेंस कोई भी एक्ट तब बनता है व्हेन एन एक्ट इज मेड पनिशेबल, दैट्स कॉल्ड ऑफेंस। कोई भी कृत्य, कोई भी एक्ट जिसके लिए लॉ में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड हो, वो ऑफेंस है। कोई भी ऐसा कृत्य, कोई भी ऐसा एक्ट जिसके लिए लॉ में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड हो, वो एक ऑफेंस है। जैसे हर्ट के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, थेफ्ट के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। तो चोरी करना का जो एक्ट है दैट इज एन ऑफेंस, उसको हम ऑफेंस कहते हैं। तो देखिए, कोई भी एक्ट जिसके लिए जब लॉ में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, वो ऑफेंस बन जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर अपन क्राइम की बात करते हैं, तो क्राइम में ये बात आप समझिए कि क्राइम जनरल सेंस में लिया जाता है, ये एक ब्रॉडर कैटेगरी है, और ऑफेंस इसी का एक सबसेट है। कैसे, उसको समझिए। क्राइम का मतलब यह जरूरी नहीं है कि उसके लिए लॉ में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड हो। क्राइम मतलब किसी भी तरीके का एविल एक्ट जो हमारे सोशल ऑर्डर में फिट नहीं बैठता, वो क्राइम है। भले उसके लिए अभी पनिशमेंट हो या ना हो, लेकिन जो सोशल ऑर्डर में फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि देखिए भाई, पूरा जो लॉ है, लॉ क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं टू गवर्न द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। हम क्योंकि समाज में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, यहां बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, इन सभी लोगों का जो बिहेवियर है, ये रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। हम सबको आजादी तो मिलनी चाहिए, लेकिन वो रेगुलेटेड होनी चाहिए। अदरवाइज हम लोग जो यहाँ पे मचाएंगे वो इमेजिनेशन के बाहर है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता, उसके लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, ये रेगुलेट होना जरूरी है। हर पर्टिकुलर जगह का आपका बिहेवियर अलग होता है। क्लास में जब आप बैठे हैं, आपका बिहेवियर अलग है। गुमटी पे जब आप 4 दोस्तों के साथ बैठते हैं, आपका बिहेवियर अलग है। वहीं आप पापा के साथ, मम्मी के साथ घर में बैठते हैं, आपका बिहेवियर अलग है। हर एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में, स्टेज पे आपका बिहेवियर रेगुलेट होना चाहिए। दैट्स व्हाट लॉ इज। सड़क पे आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको रेगुलेट करना जरूरी है कि लाल बत्ती पे आप रोकेंगे, हरी बत्ती पे आप चलेंगे, नहीं तो आप तो रुकेंगे ही नहीं कहीं, आप तो दौड़ाते रहेंगे। चौराहे पे तो हमेशा बवाली मचा रहेगा। इसीलिए इंडिविजुअल का बिहेवियर गवर्न करने के लिए लॉ होता है। और देखिए, जो भी चीजें सोसाइटी की नजर से, क्योंकि पब्लिक रॉन्ग्स की बात करते हैं दोनों, सोसाइटी की नजर में, सोशल ऑर्डर की नजर में जो भी गलत चीजें हैं, एविल चीजें हैं, एक्ट हैं, वो सबके सब क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, भले ही उसमें पनिशमेंट प्रिस्क्राइब हो या ना हो। लेकिन जैसे ही उन एविल एक्ट्स के लिए किसी लॉ में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब हो जाता है, वो ऑफेंस बन जाते हैं। जैसे आज की डेट में अगर अपन बात करें, तो रेप इज एन ऑफेंस। सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन विदाउट हर कंसेंट इज एन ऑफेंस। I hope you're getting this. Sexual intercourse with a woman without her consent is an offense. But the same with a wife is not an offense. Marital rape, जिसको आप कहते हैं, that is not an offense. That may be considered as a crime. That may be considered as a crime.
कि समाज की नजर में वो सही तो नहीं है। अब जस्ट बिकॉज की द वुमेन इज योर वाइफ, आप उसकी बॉडीली फ्रीडम को इंटरवीन तो नहीं कर सकते, इंटरफेयर तो नहीं कर सकते, गलत तो वो भी है। लेकिन क्या ऑफेंस है वाइफ के साथ बिना कंसेंट के सेक्सुअल रिलेशन बनाना? क्या ऑफेंस है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट एन ऑफेंस इन इंडिया। It is not an offense. क्यों it is not an offense? Because no punishment is prescribed for that. No punishment is prescribed for that. But that may be considered as a crime. जब भी आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं वहां हमेशा क्राइम वर्ड देखने को मिलेगा। जब भी आप किसी ब्रॉड कैटेगरी की बात करेंगे क्राइम वर्ड। ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन तो आपको यहां स्टैट्यूट में देखने को मिलता है, चैप्टर का नाम। लेकिन जब आप क्रिमिनोलॉजी में अगर वुमेन के अगेंस्ट पढ़ने जाएंगे तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन कहा जाता है। वहां क्या कहा जाता है? क्राइम अगेंस्ट वुमेन, साइबर क्राइम, साइबर ऑफेंस नहीं, क्योंकि साइबर डोमेन में बहुत सारी ऐसी गलत एक्टिविटीज हो रही हैं जो अभी स्पेसिफिकली पनिशेबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है आज की डेट में, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएंगे क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिक उस एक्ट के लिए पनिशमेंट नहीं है, इसलिए वो ऑफेंस नहीं है। तो इस तरीके से लॉ इवॉल्व होता है ग्रेजुअली और होता आया है। बहुत सारी चीजें थी जो पहले ऑफेंस नहीं थी, बाद में बना दी गई क्योंकि गलत तो थी समाज में। उनको जैसे जैसे वो एविडेंट होती गई, जैसे जैसे सामने आती गई, उनको ऑफेंस बनाया जाता है। अब मैरिटल रेप को लेके काफी भारत में डिबेट है कि मैरिटल रेप ऑफेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो चल रहा है, ऑलरेडी ऑनगोइंग डिबेट है। हो सकता है आने वाले समय में इसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दिया जाए, तब वो ऑफेंस बन जाएगा। फिलहाल वो ऑफेंस नहीं है। सो दिस इज द कोर डिफरेंस बिटवीन द टू कि एक्ट के लिए। इसीलिए आप स्टैट्यूट में जहां भी देखेंगे ना, चैप्टर का नाम आप जब देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑफेंस वर्ड। इसीलिए ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ये देखने को मिलेगा। क्राइम की बजाय यहां वर्ड क्या देखने को मिलेगा आपको स्टैट्यूट में? ऑफेंस, क्योंकि उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है ना। बट बहुत सारी ऐसे एक्ट्स हैं, गलत हैं जो, लेकिन उनके लिए पनिशमेंट नहीं है, वो सब क्राइम की इसीलिए क्राइम इज द ब्रॉडर कैटेगरी, उसी का एक सबसेट। जो ऑफेंस है वो सब कुछ क्राइम भी है, लेकिन हर वो चीज जो क्राइम की कैटेगरी में आएगा जरूरी नहीं कि वो ऑफेंस हो। ऑफेंस क्योंकि कोई भी एक्ट तब बनता है जब उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दिया जाए। अब देखिए भाई, अगर अपन एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में कोई भी एलिमेंट्स ऑफ क्राइम का मतलब एक क्राइम कमिट होने के लिए क्या जरूरी है, क्या एसेंशियल्स हैं। उसमें सबसे पहले तो जरूरी है एक ह्यूमन बीइंग। सबसे पहला एसेंशियल क्या है यहां? ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है, क्योंकि जो राइट्स के वॉयलेशन हो रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग द्वारा होने चाहिए, इंसान के द्वारा होने चाहिए। यहां जो ऑफेंडर है, जो गिल्टी व्यक्ति होगा, या अभी जो हमारा व्यक्ति एक्ट कमिट कर रहा है, जिनको हम पनिश कर रहे हैं, उस एक्ट को कमिट करने वाला व्यक्ति होना कौन चाहिए? ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, तभी वो ऑफेंस है। कोई जानवर एक दूसरे व्यक्ति की या जानवर की हत्या करता है तो उसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्राइम नहीं कहते अपन उसको, व्यक्ति लायबल होता है उसके लिए। अगर किसी के फिरोशियस डॉग ने, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर किसी के फिरोशियस डॉग ने एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर हमला करके उसकी जान ले ली, तो वहां क्या कुत्ते को पनिशमेंट मिलेगा क्या? नहीं। उसके ओनर पे लाइबिलिटी फिक्स करी जा सकती है नेग्लिजेंस की, उसके ओनर पे नेग्लिजेंस की लाइबिलिटी फिक्स करी जा सकती है, लेकिन डोगेस भाई को कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, उनकी कोई गलती नहीं है, वो इसका पार्ट नहीं होते क्राइम का। डोगेस भाई जो है वो क्राइम का पार्ट नहीं है। क्राइम का पार्ट कौन है? व्यक्ति जो कनेक्टेड है उनसे, वो हो सकता है। तो ह्यूमन बीइंग का होना बहुत जरूरी है क्राइम के लिए। पहला एसेंशियल ही इसीलिए ह्यूमन बीइंग है। दूसरा इसके बाद आता है आपका दो और एसेंशियल एलिमेंट, टोटल 4 हैं एसेंशियल अगर देखा जाए मोटा मोटा। दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए और एक्टस रियस होना चाहिए। एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गिल्टी एक्ट।
गिल्टी एक्ट मतलब वही जिसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है, वो जो एक्ट है, फिजिकल एस्पेक्ट बेसिकली। जब आप किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारते हैं तो आपका ये जो एक्ट है ना कि आपने हाथ से चिपकाया उसको, जो फिजिकल डोमेन है उसका, जो फिजिकल डायमेंशन है, वो एक्चुअली एक्टस रियस है। टेक्निकली अगर आप जाएंगे एक्टस रियस के डेफिनेशन में, तो वो जो कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस होता है ना, ह्यूमन कंडक्ट से प्रोड्यूस होने वाला कॉन्सिक्वेंस एक्टस रियस कहलाता है। क्योंकि जब अगर मैं आपको थप्पड़ मार रहा हूं तो मेरा एक कंडक्ट है कि मैं अपना हाथ ऐसे घुमाता हूं और आपके गाल पे चिपकाता हूं। अब इस कंडक्ट का जो कॉन्सिक्वेंस है, जो यहां पड़ा आपके, वो एक्टस रियस है इसका, वो गिल्टी एक्ट है जिसको लॉ पनिश करता है। लॉ जब भी, अभी अपन देखेंगे अलग अलग ऑफेंस, उसमें आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, एक्टस रियस और मेंस रिया। तो एक्टस रियस इज बेसिकली द फिजिकल डायमेंशन ऑफ एन ऑफेंस। ठीक, इसके अलावा जो थर्ड आता है वो है आपका फिर मेंस रिया। मेंस रिया इज गिल्टी माइंड, कि आपने वो एक्ट तो कमिट किया जो किया, आपने लपड़ा चिपकाया वो तो ठीक है, उस समय आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी, ये भी मैटर करता है। ऑफेंस कमिट करने के लिए मेंस रिया भी जरूरी है। और यहां इसीलिए ये कहा जाता है कि सिर्फ एक फिजिकल एक्ट अपने आप में पनिशेबल नहीं होता अनलेस इट इज अकंपनीड बाय अ गिल्टी माइंड। जैसे आप देखेंगे जब हम आगे ऑफेंसेस पढ़ना चालू करेंगे, आप अगर मिसचीफ ऑफेंस अगर आपने बाय चांस पढ़ रखा हो तो आप जानते होंगे किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना, डैमेज पहुंचा देना मिसचीफ होता है। तो क्या मान लीजिए गलती से आपका मोबाइल फोन मैं देख रहा था, मेरे हाथ से नीचे गिर के टूट गया, बाय मिस्टेक मेरे हाथ से स्लिप हो गया वो और टूट के गिर गया, तो क्या मैं मिसचीफ के लिए लाइबल हूं? द आंसर इज नो, क्योंकि उसमें गिल्टी एक्ट तो है, मेरे कंडक्ट से वो कॉन्सिक्वेंस तो प्रोड्यूस हुआ कि आपका मोबाइल फोन डैमेज हो गया, एक्टर सीरियस तो है उसमें कि मेरे एक्ट की वजह से, मेरे कंडक्ट की वजह से आपका फोन डैमेज हुआ है, ये तो है। लेकिन क्या मेरा माइंड गिल्टी है? द आंसर इज नो। मैंने वो चीज जानबूझ के नहीं करी। आप इधर पे देखेंगे अभी डेफिनेशंस में तो वॉलेंटरली एक टर्म आएगा कि कब आप कोई काम वॉलेंटरली कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो क्या ये काम मैंने वॉलेंटरली किया? आपसे मैंने, आप नया फोन लेकर आए थे, मैंने कहा यार दिखाना जरा, बढ़िया लग रहा है, और एकदम नया था इसलिए आपने कवर अवर भी नहीं चढ़ा रखा था, मेरे हाथ से बस देखते देखते स्लिप हो गया बाय मिस्टेक और नीचे गिर के टूट गया वो। एम आई गिल्टी ऑफ मिसचीफ? द आंसर इज नो, आई एम नॉट। डिस्ट्रॉय करी है मैंने आपकी प्रॉपर्टी, फिजिकल एस्पेक्ट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मैंने ये चीज वॉलेंटरली नहीं करी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इस आपको नुकसान पहुंचाने का, है ना, दिस इज आउट ऑफ नेग्लिजेंस। तो जनरली नेग्लिजेंस कंसीडर नहीं होता एज अ मेंस रिया। अभी इसको अपन डिटेल में देखेंगे कि मेंस रिया में क्या क्या आता है और क्या क्या चीजें इसमें कंसीडर होनी चाहिए, इस चीज को अपन थोड़ा सा बात करेंगे, इसको अपन देखेंगे। अभी एक ओवरव्यू अभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे ये एक एसेंशियल एलिमेंट होता है। तो अगर मान लीजिए मैंने आपसे आपका मोबाइल फोन लिया और मैं चाहता था कि आपका मैं नुकसान कर दूं, मैं आपका नुकसान करना चाहता था, that may be out of jealousy, that may be because of I want to take some revenge from you or anything, or for any reason मैंने आपसे आपका मोबाइल फोन लिया और मुझे आपका तोड़ना ही था, मैंने जमीन पे पटक के मारा और तोड़ दिया फोन। Now it will be considered as a crime or an offense, क्योंकि यहां फिजिकल एक्ट तो है कि मेरे एक्ट की वजह से आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई, मेंटल एलिमेंट भी इन्वॉल्व है यहां मेंटल एलिमेंट भी इन्वॉल्व है। इस तरीके से जब मैंने आपका फोन तोड़ा, अब मैं गिल्टी हो जाऊंगा मिसचीफ के लिए। मिसचीफ एक ऑफेंस होता है जिसके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। तो अब मैं मिसचीफ के लिए गिल्टी हूं क्योंकि मैंने आपसे आपका फोन मांगा इसलिए था कि मैं उसको पटक के तोड़ दूं, और मैंने आपका फोन मांगा और पटक के तोड़ भी दिया। अब यहां समस्या क्या आती है मेंस एरिया में? प्रूफ करना। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए फिजिकल एस्पेक्ट के तो एविडेंसेस आप दे देते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट तो आप बड़े आराम से प्रूफ कर देते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के जहन में क्या था, दिमाग में क्या था, वो पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव है तरीके से कि आपके दिमाग में क्या था उस समय।
अब हो सकता है मैंने एक्ट किया गिराने का, बट मैंने जानबूझ के गिराया। हो सकता है ना कि मैंने ऐसे एक्सप्रेसली मैंने लिया और पटक के तोड़ दिया, एक ये तरीका। दूसरा ये कि मेरे को तोड़ना ही था आपका फोन, मैंने आपसे लिया एंड आई वाज एक्टिंग एज इफ कि मैं बड़े कॉन्शियसली और आराम से देख रहा हूं, लेकिन फिर मैंने जानबूझ के ऐसे छोड़ दिया और वो नीचे गिर के टूट गया। और यार मैंने कहा सॉरी यार, गलती से टूट गया, जबकि मैं तोड़ना ही चाह रहा था। मैं चाहता था तोड़ना आपका फोन, लेकिन आई एम एक्टिंग एज इफ कि वो गलती से हाथ से छूट गया और टूट गया बिकॉज ऑफ दैट मे हैपन। अब इसीलिए ये प्रूफ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कैसे होता है वो सब अभी अपन बात करेंगे। जैसे जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूं कि मेरा इंटेंशन ही था फोन तोड़ने का, अब इंटेंशन कैसे प्रूफ किया जाएगा इसकी बात अभी अपन आगे करेंगे थोड़ी, है ना। बाकी मेजरली तो आप बीएसए में देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसकी जानकारी आपको ज्यादा देगा। चौथा जो एलिमेंट है यहां क्राइम का वो है इंजरी। चौथा एलिमेंट क्या है? इंजरी होनी चाहिए। देखिए भाई, एक ह्यूमन बीइंग द्वारा एक फिजिकल एक्ट होना चाहिए, गिल्टी एक्ट होना चाहिए। दैट गिल्टी एक्ट मस्ट बी अकम्पनीड बाय गिल्टी माइंड, और इस एक्ट की वजह से इंजरी होनी चाहिए दूसरे व्यक्ति को। दूसरे व्यक्ति को इंजरी होनी चाहिए। इंजरी किसी भी तरीके की हो सकती है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। चारों में से किसी भी तरीके की इंजरी हो सकती है। बॉडी, प्रॉपर्टी, माइंड और रेपुटेशन, इनमें से किसी भी तरीके की इंजरी वो हो सकती है। रेपुटेशन को हार्म करें आप, बॉडी को हार्म करें, प्रॉपर्टी को हार्म करें, ये सब चलेगा, सब इंजरी में कंसीडर कर ली जाएंगी। ये टर्म अभी कुछ इनमें से डिफाइन करे गए हैं, उसको अपन देखेंगे। जैसे इंजरी की डेफिनेशन आपको मिलेगी यहां, तो उसको अपन देखेंगे। वॉलंटरली की डेफिनेशन आपको मिलेगी स्टैट्यूट में, तो उसको देखेंगे। अभी तो आप मोटा मोटा ये चार एलिमेंट समझिए कि ये चार एलिमेंट्स हैं क्राइम के। ये चारों होना चाहिए तभी कहा जाएगा कि एक क्राइम हुआ है। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग, उस एक्ट को करने वाला। ह्यूमन बीइंग का एक कंडक्ट का कॉन्सिक्वेंस या एक्टस रियस या गिल्टी एक्ट अपन इसको कहते हैं, जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो एक्ट होना चाहिए। और वो एक्ट कैसे होना चाहिए? गिल्टी माइंड से अकम्पनीड होना चाहिए, साथ में गिल्टी माइंड भी होना चाहिए। सिर्फ एक्ट है, माइंड गिल्टी नहीं है, तो जनरली ऑफेंस नहीं होता। जनरली, दो देयर में बी सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस, बट जनरली नहीं होता। और इससे इंजरी भी होनी चाहिए व्यक्ति को, तब एक्चुअली क्राइम होता है। और इसीलिए अभी हमने देखा था कोएट और इनकोएट, इनकोएट से भले इंजरी ना हुई हो तो भी ऑफेंस हो जाता है। तो ये जनरल रूल है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे इनकोएट ऑफेंसेस में इंजरी नहीं होती क्योंकि फाइनल कमीशन नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी पनिश किया जाता आपको, है ना। दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इनकोएट। अभी स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ेंगे, वहां पे इस चीज को बेहतर समझेंगे। तो आई होप ये चार एलिमेंट्स आपके समझ में आए, कैसे ये एक ऑफेंस या एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, समझ में आ रहा है आपके। एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए ये सारे काम करने वाला, उसके द्वारा एक फिजिकल एक्ट होना चाहिए, वो एक्ट अकम्पनीड होना चाहिए गिल्टी माइंड से, और उस एक्ट की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को इंजरी पहुंचनी चाहिए। ये चार एलिमेंट यहां पे जरूरी हैं। एक बार लिख के बता दीजिए जरा कमेंट में, यस और नो। जा रहा है भाई दिमाग में? ये सब बेसिक से डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता कितने आएंगे, आते हैं, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्राइम। लेकिन आगे की कहानियां समझने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे की कहानियां समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रुति पूछ रही है सर गिल्टी माइंड को कैसे प्रूफ करेंगे? बताता हूं बेटा, श्रुति बताऊंगा अभी। आगे आगे आते हैं अपन, थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। अभी अपन गिल्टी माइंड समझेंगे पहले कि गिल्टी माइंड होता क्या है, तो प्रूफ कैसे होगा वो आप बाय डिफॉल्ट समझ जाएंगे फिर। ठीक है, चलिए अब जरा इसमें से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट सवाल आने की संभावना जिससे है, वो है आपका मेंस रिया या गिल्टी माइंड। यहां से सीधे सीधे सवाल दागे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए अब डील करेंगे अपन इसको स्पेसिफिकली, मेंस रिया या गिल्टी माइंड। तो भाई देखिए, मेंस रिया या गिल्टी माइंड की जब मैं बात कर रहा हूं, माइंड आपका गिल्टी कब कब हो सकता है या कैसे कैसे आपका माइंड गिल्टी हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि जब मैं आपका मोबाइल फोन देख रहा हूं, गलती से मेरे हाथ से स्लिप होकर टूट गया, दैट इज वन सिचुएशन।
द अदर इज कि मेरे को आपका फोन तोड़ना था, मैंने हाथ से लिया और पटक के तोड़ दिया, दैट इज अनदर सिचुएशन। इसी तरीके से किसी भी ऑफेंस में आपके उस पर्टिकुलर फिजिकल एक्ट को, एक्टर सीरियस को करते समय स्टेट ऑफ माइंड क्या थी, दैट्स एक्चुअली मेंस रिया। अब मेंस रिया में क्या क्या आता है, कौन कौन सी स्टेट ऑफ माइंड्स गिल्टी माइंड में कॉन्स्टिट्यूट होती हैं या कंसीडर करी जाएंगी, ये समझना जरूरी। ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल या मेंटल फैक्ट्स है। अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आप पढ़ेंगे फैक्ट क्या होते हैं, और फैक्ट दो तरीके के होते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल या मेंटल फैक्ट क्या है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी। जैसे अभी आप में से बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो फिजिकली तो आप यहां बैठे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप फिजिकली कमेंट में यस यस लिखे भी जा रहे हैं, लेकिन किसकी क्या स्टेट ऑफ माइंड चल रही है वो अलग है। आपके दिमाग में कुछ अलग चल रहा होगा। आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्हें लग रहा होगा हाँ यार कुछ बढ़िया बात बताई जा रही है, कुछ सुनने लायक बात मिल रही है इस क्लास में। कुछ बच्चे आप में से होंगे वो कह रहे हैं अरे क्या बकवास कर रहा है, ये सब तो हमको पहले से ही पता है, तो हम पढ़ के आए, कुछ अतरंगी बताइए, ये सब तो हमें पहले से पता है। कुछ बच्चों का स्टेट ऑफ माइंड ये होगा, कुछ बच्चों का स्टेट ऑफ माइंड होगा समझ ही नहीं आ रहा है ये आदमी क्या बात कर रहा है, रशियन फ्रेंच में बात कर रहा है क्या, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो ये अलग अलग आपका स्टेट ऑफ माइंड अंदर, वो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, वो बाहर दिख नहीं रहा, मैनिफेस्ट नहीं होता बहुत क्लियरली, उसको फिजिकल फॉर्म में टेंजिबल नहीं है, वो देख नहीं सकते आप, बड़े आराम से दिखता नहीं है वो आपके इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड्स हैं अलग अलग। इनको मैनिफेस्ट या एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे वन इज वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी, वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी। तो कब आप किसी एक्ट को वॉलेंटरी कहेंगे, कब आप किसी एक्ट को इनवॉलेंटरी कहेंगे, वो अपन डेफिनेशन में देखेंगे। वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी की डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन अभी जो मैं आपको गिल्टी माइंड की चीजें बताने वाला हूं, जो बेसिकली इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट में आपको बताने वाला हूं, वो डिफाइन नहीं है। जो डिफाइन नहीं है स्टैट्यूट में उसकी बात अपन पहले करेंगे, बाकी जिनकी डेफिनेशन दी है उनको तो अपन वहां देख ही लेंगे। यहां क्या क्या आपको डिफाइन नहीं मिलेगा जरा वो समझ लीजिए। तो यहां आपको डेफिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा सबसे पहले मोटिव, मोटिव की आपको कहीं डेफिनेशन नहीं मिलेगी, लेकिन ये मेंसरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है, एलिमेंट होता है, मेंसरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है या नहीं, दिस इज टू बी डिसाइडेड। मोटिव मेंसरिया में आता है या नहीं, दिस इज टू बी डिसाइडेड, लेकिन इसकी डेफिनेशन आपको, देखिए भाई आपने अगर आईपीसी पढ़ रखा हो तो भी आपको पता होगा, वहां सेक्शन 2 में बहुत सारी, सॉरी अलग अलग सेक्शन में बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई थी, है ना। वहां अलग अलग डेफिनेशंस बहुत सारे सेक्शंस में 52A तक आईपीसी में डेफिनेशन ही डेफिनेशन थी। अब स्ट्रक्चरिंग चेंज हो गई है भारतीय न्याय संहिता में, यहां सेक्शन 2 के अलग अलग क्लॉजेस में उन सबको क्लब कर दिया गया एक ही सेक्शन में, जैसे बाकी स्टैट्यूट्स में होता है कि एक ही सेक्शन में बहुत सारे डेफिनेशंस को क्लॉजेस के फॉर्म में क्लब कर दिया गया। अब वहां लेकिन उन क्लॉजेस में ये सब डिफाइंड नहीं है, जैसे मोटिव डिफाइंड नहीं है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है इंटेंशन, यहां इंटेंशन भी डिफाइंड नहीं है ना। इस स्टैट्यूट में आपको कहीं इसकी डेफिनेशन इंटेंशन की आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना मोटिव देखने को मिलेगा, ना इंटेंशन, ना नॉलेज। नॉलेज इज ऑल्सो अ टर्म जो मेंसरिया समझने में जरूरी है, तो इसकी भी डेफिनेशन आपको देखने को यहां नहीं मिलेगी, ना इंटेंशन मिलेगा, ना नॉलेज मिलेगा, और इसी के साथ एक होता है रैश, और एक होता है नेग्लिजेंस। रैशनेस और नेग्लिजेंस, ये 4-5 टर्मिनोलॉजीज हैं। अच्छा, नेग्लिजेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, गुड फेथ मिलेगा, गुड फेथ मिलेगा, लेकिन नेग्लिजेंस आपको डेफिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत जरूरी हैं इस मेंस रिया या गिल्टी माइंड को समझने के लिए। अब देखिए भाई, एक चीज पहले समझिए, एक मैंने लाल रंग से लिखा है, बाकी हरे रंग से लिखा है, तो इसका भी कुछ पर्पज ही होगा ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि एक को मैंने डिफरेंट कलर से लिख रखा है इधर, उसका पर्पज अभी समझते हैं। पहले इन टर्मिनोलॉजीज के मतलब देखने की आपको जरूरत है कि इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है, तब आप समझेंगे कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूट करता है मेंसरिया और क्या इनमें से मेंसरिया कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। ठीक,
मोटिव क्या होता है, आप चाहे तो ये बेसिक बातें हैं लिखते जाइएगा, है ना, नहीं तो भूल भाल जाओगे फिर। तो भले अपन प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, बट कुछ ऐसी चीजें जो आगे आपको काम आएंगी, आपको ध्यान रखना है, वो जरूर आप पढ़ते रहिए, लिखते भी जाइए कॉपी में, ताकि बाद में आपको ध्यान रहे। तो देखिए भाई, मोटिव क्या होता है? मोटिव इज द अटमोस्ट ऑब्जेक्ट बिहाइंड डूइंग एन एक्ट। मोटिव जो है वो अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट पर्पस है या अटमोस्ट ऑब्जेक्ट है किसी काम को करने का। मोटिव इज बेसिकली कि कोई चीज करके आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और मोटिव जनरली एक सेटिस्फैक्शन की तरह होता है। ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि आप उससे क्या अचीव करना चाहते हैं। कोई काम करके, कोई चीज करके आप क्या अल्टीमेटली आप क्या अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अटमोस्ट ऑब्जेक्ट या अटमोस्ट पर्पस। अल्टीमेट पर्पस या अल्टीमेट गोल क्या है किसी काम को करने का, दैट्स मोटिव। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति की जान लेनी है, आपको उसे क्यों मारना है? इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, वो मोटिव है। जैसे मान लीजिए आपके साथ ही जो दूसरा एक व्यक्ति क्लास कर रहा है, मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों दोस्तों ने मिलके एडीपीओ या एपीओ का कोर्स खरीद लिया, क्योंकि आपका कंसर्न ये पहले दिन हो जाता है कि सर कितनी बार वीडियो देखने को मिलेगा, तो मैडम ने कह दिया 5 बार देखने को, तो उनने कहा बढ़िया है। अब दो दोस्त मिलके जो साथ में रहते हैं, उनने एक ही कोर्स परचेस कर लिया, फीस एक ही की दी, 2 लोग देख रहे हैं उसमें वीडियो, है ना। दोनों मिलके एक कोर्स परचेस करते हैं, फीस भी डिवाइड कर ली, आधी आधी कर ली उनने, और क्योंकि 5 बार देखने मिल ही रहा है, तो भाई 2 बार तू देख लेना, 2 बार मैं देख लूंगा, ऐसा कर लेंगे। दोनों भाई पैसे बांट लिया आधे आधे दोनों। ऐसा करके आपने कोर्स परचेस कर लिया 2 लोगों ने। अब कोर्स परचेस तो आप कर सकते हैं पार्टनरशिप में, आप म्यूचुअली ये काम कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना ऐसे नहीं होता। पढ़ना अलग ही होता है, इंडिविजुअल होता पढ़ाई। और कौन क्या पढ़ेगा, इस मेरी सेम क्लास को देख के हर व्यक्ति अलग नजरिए से परसीव करता है। मेरे इस टीचिंग को हर व्यक्ति अपने नजरिए से परसीव करता है। जैसे मैंने अभी कहा ना, इस लेक्चर को देख के आप सबकी स्टेट ऑफ माइंड में डिफरेंस होगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार कुछ बढ़िया बात सुनने मिल रही, कॉलेज वालेज में पढ़ के तो आए, लेकिन फिर भी कुछ सुनने मिल रहा है। कुछ एक सेगमेंट ऐसा भी होगा, आप जो 60-70 बच्चे बैठे हैं मेरे सामने अभी लाइव में, इनमें से कुछ बच्चों का परसेप्शन ये भी होगा कि अरे यार ये तो ऐसे ही है, फोकट का हाइप बना रखा है इनने, कुछ ऐसा कुछ लग नहीं रहा, तो सब पता ही है, तो सब पढ़ा दिया हमें तो आता ही है बहुत। एक सेगमेंट ऐसा भी होगा, एक सेगमेंट ऐसा भी है जिसके कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा भाई साहब, ऐसा भी लोग होंगे। तो आप कैसे परसीव करते हैं, ये आपका नजरिया है ना। ये इस तरीके के लेक्चर्स यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ा है, उसमें हजारों लोग देखते हैं, हर व्यक्ति बराबर उसका आउटपुट नहीं ले पाता। वो आपका परसेप्शन है कि आप कैसे परसीव कर रहे हैं, उस हिसाब से आप उसका आउटकम ले पाएंगे। तो 2 दोस्तों ने मिलकर कोर्स तो परचेस कर लिया सेम पैसे देके, ठीक है, और उसके बाद कोर्स तो परचेस कर ही लिया 2 लोगों ने मिलकर। उसके बाद उन्हें ये भी चाहिए कि सर वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी क्या, ताकि वो 10 लोगों में हम बांट पाए। अकेले तो क्या ही पढ़ेंगे, 10 को और बढ़ जाए। तो भैया वो डाउनलोड नहीं होती, पीडीएफ खाली पढ़ने के लिए है, इधर उधर के लिए नहीं है। मेरे हिसाब से तो व्यू भी एक ही बार होना चाहिए, लेकिन अब क्या है, मार्केट है, इसलिए ये सब है। ऑफलाइन में तो यही होता था, इसलिए आप मास्टर की बात सीरियसली सुनते थे पहले। आज की डेट में हमारी कोई इज्जत नहीं बची है, क्योंकि आपके हम मोबाइल में कैद है ना, जब मन करेगा आपके डिस्क्रिप्शन से आप खोल लेंगे और हम चालू हो जाएंगे पटर पटर बोलते हुए, ये कभी भी मिल जाएगा। तो जो थोड़े प्रिविलेज था बीइंग अ टीचर, वो खत्म हो चुका है इस ऑनलाइन सेगमेंट में, क्योंकि अब आपके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं मास्टर की। आप जब क्लिक करेंगे मास्टर अवेलेबल है आपके लिए, है ना। ये बड़ा दुखद लगता है मुझे, वैल्यू कम होती लगती है मुझे अपनी इससे, और वो तो हो ही रही है वैल्यू कम, वो तो देख ही रहे हैं। तो देखिए भाई, अब मान लीजिए 2 लोगों ने ले तो लिया कोर्स कि भाई दोनों पढ़ेंगे, लेकिन अब एक व्यक्ति तो पढ़ रहा है सिंसियरली,
वो बातें सुन भी सिंसियरली रहा है, वो रिवीजन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, वो चीजों को दोबारा जाके मेरे पढ़ाने के बाद रिवाइज भी कर रहा है, याद भी कर रहा है। और जैसे जैसे एग्जाम की डेट आती है वैसे वैसे आपको खुद भी क्लैरिटी होने लगती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए वैकेंसी, दो दोस्तों ने मिलकर कोर्स खरीदा था, उसके बाद इसके बाद आप कोर्स खरीदने के बाद पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया दोनों भाइयों ने, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम करीब आने लगा, ए और बी थे मान लीजिए, ए और बी थे, अब इनमें से ए जो है ये वो बच्चा है जो ध्यान से सुनता भी है, परसीव भी करता है, उसको जाके वापस भी रिवाइज करता है, बेरक से चीजें याद करता है, जैसे मैं रिवीजन बताऊंगा वैसे रिवीजन करता भी है, क्वेश्चन आंसर के सेशंस में पार्टिसिपेट भी करता है, सब कुछ कर रहा है, पढ़ भी रहा है, सारी चीजें हैं। और एक बी है जो सिर्फ इसी में लगा है कि कितनी बार देख सकते हैं, वो बताओ, पढ़ाई मढ़ाई तो ठीक है, कितनी बार देख सकते हैं वीडियो, पीडीएफ डाउनलोड हो पाएगी कि नहीं, टेस्ट देना नहीं है लेकिन मिले कि नहीं, ये सब कार्यक्रम में और यूट्यूब की स्ट्रेटेजी देखने में लगा है। जैसे ही फिर एग्जाम पास आया, अब इसके समझ में आने लगा कि भाई ये निकाल लेगा, अपन रह जाएंगे, क्योंकि वो तो सारे एसओपीज फॉलो कर रहा था ना बैच के, तो इसकी संभावनाएं दिखने लगी उसे, मॉक के जब स्कोर आने लगे तो समझ में आने लगा कि भाई साहब ए तो निकाल रहा है। अब देखिए बी क्या करता है, बी ए की जान लेना चाहता है, बी कोई एक्ट करता है जिससे ए की वो जान लेना चाहता है। अब जान क्यों लेना चाहता है, मोटिव क्या है इधर, मोटिव ये है कि इसका एग्जाम निकल रहा, हमारा नहीं निकल पा रहा है। और ज्यादा दिक्कत इस बात से नहीं होती कि हमारा नहीं निकला, ज्यादा दिक्कत इस बात से होती है कि इसका निकल गया और हमारा नहीं निकला, ये ज्यादा दिक्कत का कारण है। बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि मेरा एग्जाम नहीं निकला, बड़ी दिक्कत ये है कि इसका निकल रहा मेरा नहीं निकल, ये बड़ी दिक्कत है। तो दैट इज द मोटिव। आप क्यों जान लेना चाहते हैं कि क्योंकि एडीपीओ बन रहा है इसलिए आप उसकी जान लेना चाहते हैं। हो सकता है ये आउट ऑफ जेलेसी आप कर रहे हैं, आउट ऑफ जेलेसी आप ये काम कर रहे हो सकता है एग्जाम निकलने के पहले ही आप ये कर रहे हैं, हो सकता है कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए कर रहे हो कि ये रहेगा ही नहीं तो एक सीट जो ये खाता वो बच जाएगी तो शायद हमें मिल पाए। लेकिन बेटा उस सीट को लेने के लिए आपको वो काम करने पड़ेंगे क्योंकि कोई और भी कहीं बैठ के वो काम कर रहा है और वो आगे निकल जाएगा यहां भी आपसे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई एक्ट कमिट करके क्या उससे अचीव करना चाहते हैं, दैट इज एक्चुअली द मोटिव। ये अटमोस्ट ऑब्जेक्ट या अटमोस्ट पर्पस आपका क्या है, दैट इज एक्चुअली द मोटिव। तो अगर यहां पे अपन बात करें इसके मोटिव की, तो मोटिव इसके मल्टीपल यहां पे हो सकते हैं। कंपटीशन एलिमिनेट करना एक मोटिव हो सकता है, एक मोटिव उसका हो सकता है जेलेसी हो सकता है कि भाई इसका निकल रहा मेरा नहीं निकल रहा, घर वाले जूते ज्यादा इसलिए नहीं मारते कि मेरा नहीं निकला, इसलिए ज्यादा मारेंगे कि उसका निकल गया तेरा ही नहीं निकला, इस बात पे जूते ज्यादा पड़ेंगे घर में, दैट में बी दी मोटिव कि इसको निपटा दिया जाए। तो दिस इज बेसिकली मोटिव, जो अटमोस्ट ऑब्जेक्ट आप अचीव करना चाह रहे हैं, दैट्स एक्चुअली मोटिव। इसके बाद मोटिव के बाद अगर अपन बात करें इंटेंशन की, तो इंटेंशन में लिख लीजिए, इंटेंशन इज द डिजायर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। जो भी पर्टिकुलर एक्ट आप कर रहे हैं उसका क्या कॉन्सिक्वेंस आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। आपकी जो डिजायर है टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर, आप एक काम कर रहे हैं जिससे आप एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं। जब आप चाहते हुए एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस करना चाहते हुए उस काम को करते हैं तो कहा जाता है आपने वो काम इंटेंशनली किया। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि मैंने मोबाइल फोन लिया और मैं उसको देख रहा हूं और मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस मोबाइल फोन को नीचे गिरे और टूट जाए, मैं तोड़ना चाहता हूं, मैं आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हूं फोन से। तो जो एक्ट में कर रहा हूं इस फोन को छोड़ने का, हाथ में मेरे है और हाथ से इस फोन को जो छोड़ने का एक्ट में कर रहा हूं, इससे मैं क्या कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस करना चाहता हूं, दैट इज माई इंटेंशन। इस फोन को हाथ से छोड़ने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है,
तो इंटेंशन बेसिकली क्या है कि मैं क्या कॉन्सिक्वेंस चाहता हूं इस एक्ट को करके, ये फोन जो मैंने हाथ से छोड़ा इससे मैं क्या कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये फोन चकनाचूर हो जाए। तो जब मैंने ऐसे इस फोन को छोड़ा, देखो दो तरीके हैं फोन छोड़ने के, एक तो मैंने आपसे देखने के लिए जेन्युइनली मैं देख रहा था, मेरा कोई आपसे गिला शिकवा नहीं है, मेरा कोई आपसे कोई ऐसी रंजिश नहीं है आपसे मेरी, मैं गुडविल में आपका फोन देख रहा हूं, मैं बढ़िया है यार मैं देख रहा था, और बाय मिस्टेक क्योंकि नया फोन था गलती से एकदम स्लिप हुआ, नीचे गिर के टूट गया। क्या ये कॉन्सिक्वेंस में प्रोड्यूस करना चाहता था अपने इस एक्ट से? क्या ये कॉन्सिक्वेंस में प्रोड्यूस करना चाहता था कि आपका फोन टूट जाए? द आंसर इज नो। इसीलिए ये काम मैंने इंटेंशनली नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता, जो कॉन्सिक्वेंस हुआ मैं चाहता नहीं था वो प्रोड्यूस करना, हो गया लेकिन मैं चाहता नहीं था। अगर मैं नहीं चाहता था तो दैट इज नॉट डन इंटेंशनली। इंटेंशनली तभी कहा जाएगा जब मैं वो पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस करने की मंशा से मैं वो काम जब करता हूं, तब कहा जाता है दैट यू हैव डन समथिंग विद द इंटेंशन, कि आपने इंटेंशन के साथ ही ये काम किया। इंटेंशन से थोड़ी लेसर डिग्री होती है नॉलेज। अभी एक बार ब्रीफ में इन दोनों तीनों को समझ लेते हैं, फिर इन पे मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा, इन तीनों के बीच का अंतर फिर मैं आपको सेम एग्जांपल से समझाऊंगा, तो आप थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे। नॉलेज जरा समझ लीजिए, जैसे आपने लिखा इंटेंशन इज द डिजायर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, नॉलेज इज द अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्ट। नॉलेज क्या है? नॉलेज इज द अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्ट। आप कोई कृत्य कर रहे हैं तो एज अ प्रूडेंट पर्सन, एज अ नॉर्मल पर्सन, आपको क्या जानकारी है, क्या नॉलेज है कि क्या पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस का हो सकता है। जैसे मैं कोई काम अगर कर रहा हूं, मैं चाहता नहीं हूं कि ये फोन टूटे, लेकिन फिर भी ये मैंने फोन छोड़ा जानबूझ के, स्लिप होना एक अलग बात है, और मैंने छोड़ा है, मुझे जानकारी है, मैं चाहता नहीं था आपको नुकसान पहुंचाना या तोड़ना, लेकिन एज अ प्रूडेंट पर्सन मेरे को पता है कि ये फोन अगर मैं छोड़ दूंगा तो नीचे जाके टूटेगा, टूटने की संभावना है, तो कहा जाएगा आई हैड द नॉलेज कि इससे आपका फोन टूट, इंटेंशन भले ना हो, मैं चाहता नहीं था तोड़ना, लेकिन मेरे को नॉलेज, तो मैंने क्या, एक ऐसी देखने के लिए कि भाई ये है, देखें इतनी दूर से क्या होता है, ऐसे फेंकते हैं तो क्या होता है, मजे मस्ती में से फेंक दिया मैंने और नीचे जाके टूट गया। तो क्या अब मैं ये कह सकता हूं कि साहब मेरा इंटेंशन, मेरा मेंसरिया नहीं था, इंटेंशन तो नहीं था, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि साहब मेरा गिल्टी माइंड नहीं था, मैं तोड़ना नहीं चाह रहा था, मैं तो देख रहा था गिर के होता क्या है? ये मैं नहीं कह सकता, ये भी गिल्टी माइंड है। नॉलेज होना, एक आप जो एक्ट कर रहे हैं उसका नॉलेज एज अ प्रूडेंट पर्सन होना, दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट गिल्टी माइंड, ये भी गिल्टी माइंड कॉन्स्टिट्यूट करता है। वो नॉलेज सिर्फ जो है वो भी गिल्टी माइंड कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेकिन मोटिव कभी गिल्टी माइंड कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। अब जो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि बी जो है ए की जान लेना चाहता है, चाहे वो कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए जान लेना चाहता हो, चाहे वो आउट ऑफ जेलेसी जान लेना चाहता हो, किसी चीज का बदला लेना चाहता हो, ये सब एलिमेंट ऑफ क्राइम में, ये गिल्टी माइंड में नहीं आते। कोर्ट इसको कभी कंसीडर नहीं करेगा कि क्या था। और आप जितने भी ऑफेंसेस की डेफिनेशन बीएनएस में देखेंगे, किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन में आपको ये टर्म लिखा नहीं मिलेगा मोटिव, ये सब मिलेगा, इंटेंशन मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, ये लिखा रहेगा डेफिनेशन में, मोटिव कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मोटिव कंसीडर नहीं होता एज एन एलिमेंट ऑफ क्राइम। आपका मोटिव अच्छा हो बुरा हो कोई मतलब नहीं इस बात से, ये बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है एक ऑफेंस को डिसाइड करने में, या क्राइम का एसेंशियल ये नहीं होता, मोटिव से एसेंशियल नहीं होता, मोटिव प्रूफ करने के लिए जरूरी है। अगर प्रोसिक्यूशन अक्यूज का मोटिव प्रूफ कर दे तो उसका केस स्ट्रांग हो जाएगा, ये जरूर है, एविडेंस में जरूर ये इंपॉर्टेंट होता है, एविडेंस में इंपॉर्टेंट होता है मोटिव, लेकिन यहां इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि ये एलिमेंट नहीं बनाता। इसलिए जब क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्राइम, उसमें मोटिव भी दिया हो सकता है, एंड मोटिव इज नॉट एन एलिमेंट। मोटिव जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर काम मोटिव के लिए किया जाए, कई बार बिना मोटिव के भी हो जाता है। आप कोई बहुत उससे
अटमोस्ट ऑब्जेक्ट या कोई अटमोस्ट चीज नहीं अचीव करना चाह रहे थे तो भी आपने कर दिया। जैसे साइको किलर्स जो होते हैं वो कोई ऐसी चीज अचीव नहीं करना चाहते, बस एज अ मेंटल स्टेट या बस एज अ हैबिट वो करते हैं। जैसे आपने वो पिक्चर देखी है रमन राघव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विकी कौशल की। रमन राघव में जो वो साइको किलर रहता है उसका कोई ऐसा कोई पर्पस नहीं होता कुछ अचीव करना, बस हैबिट है मारने की, ऑफेंस कमिट करने की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अटमोस्ट ऑब्जेक्ट आप अचीव नहीं करना चाहते तो आपका एक्ट ऑफेंस नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल ऑफेंस होगा। इसीलिए ये जो है ना मोटिव, ये एलिमेंट में नहीं आता, ये सब आता है। इंटेंशन नॉलेज आता है लेकिन मोटिव नहीं आता। मोटिव एलिमेंट में कंसीडर नहीं किया जाता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोटिव अच्छा है बुरा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इंटेंशन से मतलब है, नॉलेज से मतलब है। ये आपको डेफिनेशन में मिलेगा ऑफेंसेस के, क्लियरली लिखा हुआ। इंटेंशन भी आपको क्लियरली लिखा हुआ मिलेगा, नॉलेज भी आपको क्लियरली लिखा हुआ वहां पे मिलेगा। ठीक, तो देखिए अगर अपन एक बार इन दोनों पे फोकस करें दोबारा, तो इंटेंशन तब कहा जाता है जब आपको पता भी है कि आप जो एक्ट कर रहे हैं इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, इस बात की जानकारी भी है और आप वो कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसीलिए बेटा इंटेंशन में इंपॉर्टेंट पता है क्या है? डिजायर। इसलिए मैंने कहा डिजायर टू प्रोड्यूस अ कॉन्सिक्वेंस, आप चाहते हैं वो कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस करना, तब कहा जाएगा कि आपने कोई काम इंटेंशनली किया है। और अगर वो डिजायर एब्सेंट है तो भले आपको जानकारी हो कि मेरे इस एक्ट से ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इंटेंशन नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि माइंड गिल्टी नहीं है, क्योंकि नॉलेज भी अपने आप में गिल्टी माइंड कॉन्स्टिट्यूट करता है। और नॉलेज का मतलब जानकारी होना कि आप जो काम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, आप जो एक्ट कर रहे हैं, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। ठीक, प्रणाली कह रही है सर कैन दीज एलिमेंट्स बी को रिलेटिंग रिलेटिव अमंग ईच अदर? बिल्कुल है बेटा, ओवरलैपिंग भी है, वही कोरिलेशन तो मैं आपको समझा रहा हूं, ओवरलैपिंग भी है। इंटेंशन में नॉलेज हमेशा आएगा, इंक्लूडेड होगा, क्योंकि इंटेंट डिजायर, कोई पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस डिजायर करने के पहले नॉलेज तो आ ही जाएगा, अवेयरनेस तो आ ही जाएगी कि मेरे इस एक्ट का ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तभी तो आपके अंदर वो चाहत आएगी, डिजायर आएगी कि मेरे को ये प्रोड्यूस करना है। अगर उस एक्ट की से जानकारी ही नहीं है आपको कि इस एक्ट से कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस हो सकता है, अगर आपको जानकारी ही नहीं है कि मेरे इस एक्ट का ये पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, तो आप डिजायर कैसे करेंगे? आप चाहेंगे कैसे कि ये कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस हो जाए? भाई आप चाहेंगे तभी ना जब आप जानते हैं कि इस चीज से ये हो सकता है, तभी तो आप चाहेंगे वो काम करना। यस और नो? तभी तो आप चाहेंगे वो काम करना। और ये मैं आपको बता रहा हूं, इस पे थोड़ा समय मैं ज्यादा इसलिए ले रहा हूं, स्पेशली इन टॉपिक्स पे दोनों पे, क्योंकि आगे जब अपन ऑफेंस पढ़ेंगे ना, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा और जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर अभी आपने समझ लिया, सबसे ज्यादा रोल इसका आपको ऑफेंसेस में मिलेगा, चाहे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो चाहे ह्यूमन बॉडी। और वहां पे जैसे कल्पेबल होमिसाइड जब पढ़ेंगे, पूरा गेम ही इसका है। ये अगर आपके बुद्धि में चला गया अभी, तो यकीन मानिए आपको कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर पढ़ने में समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर ये नहीं गया तो फिर दिक्कत है आगे। इसलिए इसको जरा ठंडे दिमाग से शांति से सुन लीजिए क्या है। मुझे रिपीट करने में कोई समस्या नहीं है बेटा, लेकिन यहां से आगे बढ़ने से पहले ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि आप सबके ये डिफरेंस बहुत क्लियर समझ आए। व्हाट इज इंटेंशन, व्हाट इज नॉलेज। मोटिव तो बिल्कुल अलग चीज है। मोटिव इज द अटमोस्ट ऑब्जेक्ट जो आप अचीव करना चाहते हैं, दैट इज डिफरेंट। दो तीन और एग्जांपल से मैं आपको ये बात समझाऊंगा, क्योंकि आगे मुझे इसमें दोबारा नहीं जाना है इस डिस्कशन में जब हम ऑफेंसेस पढ़ेंगे। थेफ्ट में भी ये काम आता है, क्योंकि वहां डिसऑनेस्टली लिखा है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। कर रहा हूं बेटा सृष्टि में सब कुछ रिपीट कर रहा हूं, मैं नॉलेज भी रिपीट कर रहा हूं, मैं इंटेंशन भी रिपीट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले यहां पे आप दो चीजें लिख लीजिए, एक है आपका इंटेंशन, एक है आपका नॉलेज। इसी में फिर अपन रैश और नेग्लिजेंस भी ऐड करेंगे। नॉलेज जो है आपका, नॉलेज क्या है जरा इस, सॉरी इंटेंशन क्या है जरा इसको समझ लीजिए, इन दोनों के बीच डिफरेंस। तो इंटेंशन इज डिजायर टू प्रोड्यूस अ
particular consequence. Knowledge is the awareness of the consequence of a particular act. नॉलेज क्या है? वो अवेयरनेस, वो जानकारी कि मैं जो एक्ट कर रहा हूं इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, वो जानकारी होना नॉलेज है। वो कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस हो ये चाहना इंटेंशन है। इसको जरा समझ लीजिए। इसी में रैश और नेग्लिजेंस भी क्योंकि क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक बात समझिएगा, जब आप एक मान लीजिए कार लेके आप किसी व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष के पीछे आप अपनी कार दौड़ा रहे हैं। यहां एक कार है, इसको लेके ए जो है जा रहा है, इसमें बैठा है। बी यहां भाग रहा है, सड़क पे दौड़ रहा है। ए क्या कर रहा है? ए क्या चाहता है? ए ये गाड़ी बी के ऊपर चढ़ा के उसे जान से मारना चाहता है। ए क्या कर रहा है? इसके पीछे गाड़ी दौड़ा रहा है तेजी से। ए बी को इस गाड़ी से कुचल के जान से मार देना चाहता है। इसके पीछे लेके जाता है, सामने आता है, टक्कर मारता है, उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा देता है, बी की डेथ हो जाती है। बी की क्या हो जाती है? बी की डेथ हो जाती है। अब आप क्या कहेंगे? ए की स्टेट ऑफ माइंड को लेकर के आप क्या कहेंगे? इसका इंटेंशन था जान लेने का या इसको नॉलेज था? क्या कहेंगे आप? कौन सी स्टेज में आएगा? कौन सी स्टेज का मेंसरिया है ए के जहन में? क्या इंटेंशन कहेंगे आप इसे? बताइए भाई, यस और नो में। बिल्कुल इंटेंशन है, बिल्कुल इंटेंशन है इसका जान लेने का। बोथ भी कह सकते हैं, दैट्स करेक्ट नितेश, क्योंकि नॉलेज हमेशा इंक्लूडेड होगा उसमें। भाई जानकारी है कि गाड़ी चला दूंगा मर जाएगा, और मैं चाहता था, मैंने इस पे गाड़ी क्यों चढ़ाई? ए का जो गाड़ी चढ़ाने का कृत्य है, जो एक्ट है, उसका कॉन्सिक्वेंस वो क्या कर रहा था? डिजायर कर रहा था। क्या कर रहा था? डिजायर कर, वो चाहता था जान से मार देना, तभी तो गाड़ी चढ़ाई। वो जो उसके पीछे तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा था, उसको जानकारी भी थी कि इससे मौत हो सकती है, हो जाएगी इसकी, और वो चाहता था कि उसकी ये जो पर्टिकुलर एक्ट था तेजी से गाड़ी बी के पीछे दौड़ाने का और उस पर चढ़ाने का, इससे एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस करना चाहता था ए। इसलिए हम कहेंगे कि ए ने ये कैसे कॉज करी? डेथ। इंटेंशन था डेथ कॉज करने का, इंटेंशनली ए ने डेथ कॉज करी है बी की। बिल्कुल यहां कहा जा सकता है कि ए ने बी की इंटेंशनली डेथ कॉज करी है। इंटेंशन हमेशा ध्यान रखना स्पेसिफिक व्यक्ति के अगेंस्ट होता है। इंटेंशन हमेशा स्पेसिफिक व्यक्ति के अगेंस्ट होता है। इंटेंशन थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक होता है, जनरल नहीं होता। इसलिए इंटेंशन इज कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया। ये जो मैंने यहां पे लिखा है, इंटेंशन इसीलिए सबसे ऊपर है, मोटिव तो आता ही नहीं है। इंटेंशन इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। ठीक है, इंटेंशन इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया। अब ये तो बात हो गई इंटेंशन की कि ये जो गाड़ी चढ़ी है इसमें इंटेंशन है। नॉलेज की अगर अपन बात करें, अब मान लीजिए यहां पे ये एक क्राउडेड सी सड़क है, यहां पे बहुत सारे लोग, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, ये बहुत सारे लोग यहां सड़क पे खड़े हुए हैं। मार्केट प्लेस है, भीड़ भाड़ वाला थोड़ा एरिया है। ए ने एक नई गाड़ी खरीदी है और ए किसी को मारना नहीं चाहता जान से, किसी की जान लेना नहीं चाहता, किसी को इंजरी पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि नई गाड़ी ली है इसलिए तेज चलाना चाहता है और स्पीड में ये जाता है। दिख रहा है सामने लोग हैं भी, लेकिन सबको लगता है ना कि अपन तो पायलट है। बट एज अ प्रूडेंट पर्सन अगर ए के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भाई जब सड़क पे क्राउड है, लोग हैं, तो आपको नियंत्रित स्पीड में चलना चाहिए, लेकिन ये तेजी में जा रहा है।
80-100 की स्पीड में जहां सड़क पे लोग खड़े वहां से निकाल रहा गाड़ी, और ये ऐसे में बी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और बी की डेथ कॉज हो जाती है। बी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और बी की डेथ कॉज कर देता है। अब आप क्या कहेंगे? ए के स्टेट ऑफ माइंड को लेके, ए के गिल्टी माइंड को लेके आप क्या कहेंगे? देखो भाई, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे पहले ही कह रहा हूं, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर यहीं खत्म हो जाएगा अगर आपने ये समझ लिया सब कुछ तो। इसलिए समय इस पे दे रहा हूं मैं थोड़ा ज्यादा। समझिए जरा इधर क्या है? इंटेंशन है क्या? नहीं। डिजायर थी क्या? नहीं। जान लेने की डिजायर नहीं थी, लेकिन अवेयरनेस थी क्या? अवेयरनेस, जानकारी, एज अ प्रूडेंट पर्सन जानकारी, यस, जानकारी थी कि इससे मृत्यु हो सकती है। तो ए का क्या है? नॉलेज। क्या ये नॉलेज आपको गिल्टी बनाता? बिल्कुल बनाता है। नॉलेज आपको बिल्कुल गिल्टी बनाता है। ये भी पार्ट मेंसरिया का पार्ट है। नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ मेंसरिया। मेंसरिया में आता है नॉलेज। नॉलेज बिल्कुल आता है मेंसरिया में, और ये बिल्कुल पार्ट होता है इसका। और इसीलिए कंसीडर होता है, एलिमेंट ऑफ क्राइम में कंसीडर किया जाएगा इसे। मेंसरिया के सब पार्ट की तरह इसे, या एलिमेंट की तरह इसे कंसीडर किया जाएगा। ये अवेयरनेस भी आपको गिल्टी। अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकता, ए यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि साहब हम क्यों गिल्टी हैं, हम तो बस गाड़ी के मजे ले रहे थे, हमको किसी को मारना थोड़ी था। अरे भाई, एज अ प्रूडेंट पर्सन जानकारी है आपके पास, है ना। इंदौर इंसिडेंट्स कोई कह रहा आदित्य, हाँ इंदौर में भी अभी ऐसा हो, ये तो बहुत जगह ऐसा होता है। पुणे वाला था जो कार वाला, पुणे वाला कार इंसिडेंट जिसमें कपल की डेथ हुई थी। एक महंगी गाड़ी में एक लड़का जा रहा था, नाबालिग था वो, उसने गाड़ी चढ़ा दी। सलमान भाई के ड्राइवर का जो केस था, जिसमें फुटपाथ पे लोग सोए थे, उन पे गाड़ी चढ़ा दी। क्या इंटेंशन था? क्या नहीं था? इंटेंशन नहीं था जान लेने का उन गरीबों का जो फुटपाथ पे सो रहे थे। बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, बट नॉलेज तो था एज अ प्रूडेंट पर्सन आपको। अब यहां से इंटॉक्सिकेशन भी समझ आएगा आपके। आप कहेंगे साहब वो तो इंटॉक्सिकेशन की स्टेज में था। अब ये गुजरात का भी इंसिडेंस हुआ था ना ऐसा ही। वो एक दो लड़के ड्रग एडिक्ट थे, शायद ड्रग लेके चल रहे थे वो, है ना। ड्रग लेके वो गाड़ी चला रहा था, उसने भी किसी चढ़ा दिया था। आप कहेंगे साहब वो तो ड्रग लिया हुआ था या इंटॉक्सिकेटेड था वो तो इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति को जानकारी तो नहीं होती। मतलब अगर अपन इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति को देखें तो उसकी तो जानकारी में नहीं होता, क्योंकि वो तो नशे में, उसको क्या समझ में आ रहा, अच्छा बुरा सही गलत भला बुरा, उसके समझने की हालत नहीं होती इंटॉक्सिकेशन के स्टेज में। इसको अपन समझेंगे इंटॉक्सिकेशन में कि वहां क्या होता है, वो सब भी आपके समझ में आएगा अगर आपने ये, मैं कह रहा हूं ये दो बातें अगर आपके बहुत ढंग से समझ आ गई, बहुत सारी चीजें आपके लिए सॉर्टेड हो जाएंगी। ठीक है। शाहनवाज कह रहे हैं सर, एज यू असर्टेड दैट इंटेंशन शुड बी अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर पर्सन एंड नॉलेज शुड नॉट बी अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन, कैन एक्सप्लेन दिस एस्पेक्ट। अब बेटा, नॉलेज का जरूरी नहीं है स्पेसिफिक, वो जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक व्यक्ति के अगेंस्ट भी हो सकता है, कुछ इंसिडेंट्स में स्पेसिफिक भी हो सकता है, लेकिन ये जनरल भी होता है नॉलेज। स्पेसिफिक, जैसे मोबाइल के केस में मैंने कहा कि अगर मैं कोई मोबाइल नीचे फेंक रहा हूं तो मुझे पता है ये टूटेगा, वो उस पर्टिकुलर मोबाइल के रिस्पेक्ट में ही है, लेकिन टूटेगा। इंटेंशन कभी भी जनरल नहीं हो सकता। नॉलेज जनरल हो सकता है, इंटेंशन नहीं हो सकता। दैट इज द डिफरेंस शाहनवाज। ठीक है। इंटेंशन हमेशा किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के रिगार्डिंग ही होगा, वो जनरल नहीं होगा। इस बात को थोड़ा बेहतर अपन मर्डर में समझेंगे, क्योंकि जो चौथा एलिमेंट है मर्डर का, वो नॉलेज की बात करता है। वहां ये डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा कि कैसे वो पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट इंटेंशन नहीं होता, सॉरी जनरली जो है इंटेंशन नहीं होता। इंटेंशन हमेशा पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ही होता है, और ये बात इंटॉक्सिकेशन में भी थोड़ी सी अपन समझेंगे। ठीक है। तो नॉलेज समझ आ रहा है आपके? नॉलेज इज मेयरली द अवेयरनेस, इंटेंशन इज द डिजायर। जहां पे डिजायर आ जाती है कि मैं करना चाहता हूं वो प्रोड्यूस, वो इंटेंशन। जहां इंटेंशन में से डिजायर हटा दी, वो नॉलेज है। मेयर अवेयरनेस इज नॉलेज। आई होप दैट इज क्लियर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जहां ये व्यक्ति ए के बी के पीछे गाड़ी दौड़ा रहा था, ए उसकी जान लेने के लिए इंटेंशन था। जहां दिख रहा है कि भीड़ है, उसके बाद भी तेज गाड़ी चला रहा, नॉलेज है कि डेथ हो सकती है, इसको नॉलेज कहते हैं। अब इसमें आएगा रैशनेस और नेग्लिजेंस।
और थोड़ा सा मोटिव को मुझे और डिफरेंशिएट करना है इसमें कि क्यों कंसीडर नहीं होता। डिसऑनेस्टली से अपन इसको समझेंगे क्योंकि वो थेफ्ट में भी काम आएगा। इसको अपन कंटिन्यू करेंगे इन टुमारोज क्लास। ठीक है, कल इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल से आज का जो मेरा एक इंटेंशन था वो ये था कि इन दो के बीच का डिफरेंस अगर आप थोड़ा प्रॉपरली समझ गए तो आगे की काफी बातें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। तो कल फिर अपन 9 बजे मिलेंगे कल की क्लास में, और कल हम थोड़ा सा इनको देखेंगे। एक तो हम इन दोनों को देखेंगे क्या होता है रैश और नेग्लिजेंस, इनमें आपस में भी अंतर है। क्रिमिनल लॉ में उतना नहीं यूज होता, बिल्कुल नहीं होता इनफैक्ट ये डिफरेंस, लेकिन समझना जरूरी है थोड़ा सा। और मोटिव को थोड़ा सा और विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा इंटेंशन से डिफरेंशिएट करते हुए, क्योंकि वो सब आपको थेफ्ट और दूसरे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, वहां सब जगह डिसऑनेस्टली मिलेगा, डेफिनेशन क्लॉज में डिसऑनेस्टली मिलेगा, तो वो मतलब समझने के लिए भी ये थोड़ा सा जरूरी है। तो इसको अपन कंटिन्यू करेंगे इन टुमारोज क्लास। आई होप कि जो मैं आपको बातें बता रहा हूं वो आपकी थोड़ा बहुत समझ आ रही होंगी। अगर आपको 60-70% भी ये समझ आ रहा है, 70% तक भी अगर आप समझ पा रहे हैं, अपना काम हो गया। धीरे धीरे आता है, एक बार में सब कुछ समझ नहीं आएगा, हर चीज क्लियर नहीं होगी, क्योंकि बहुत बेसिक बातें, एसेंशियल एलिमेंट्स की अपन बात कर रहे हैं। जब इनका आप एक आगे प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल से मेरा मतलब जब डायरेक्ट में आप ऑफेंसेस में इनको लिखा देखेंगे, वहां जब मैं आपको समझाऊंगा तो बेटर क्लैरिटी डेफिनेटली आज के लेवल की जो क्लैरिटी है उससे डेफिनेटली बेटर हो जाएगी, लेकिन अभी भी एटलीस्ट 70% आपके समझ में आना चाहिए। आई होप वो काम हो पा रहा है। तो कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे 9 बजे। ठीक, तब तक थोड़ा सा आप भी कोशिश करिएगा, कुछ इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करिएगा, इन दोनों टर्म के डिफरेंस को समझने की। आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, किताबें हैं, कोई भी ठीक ठाक सी किताब आप ले सकते हैं, चाहे तो, जरूरी नहीं है। मैं आपको इतना परिपक्व बना दूंगा इन एग्जाम्स के लिए, ये प्री वाले जो अपन देने जा रहे हैं प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के, किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना बता रहा हूं उतना सुन लीजिए, जितना लिखवा रहा हूं उतना लिख लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसके अलावा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, आपके इस कोऑपरेशन के लिए कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। थैंक यू।